बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉवलेक्स ऑफिशियल में खुशामदीद। नावल जो बिखरों में सहारत हो, अस्कलम मीरब हयात के किस नंबर 20 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आज से तुम ये मेडिसिन यूज़ करोगी। वो बेड पर आंखें मूंदे लेटी हुई थी जब जिगम की आवाज़ पर इसने आंखें खोलकर अपने साइड पर पड़े इस लिफाफे की तरफ देखा जो जिगम ने अभी वहाँ फेंका था। यकीनन इसमें निशाल के बच्चे के लिए जहर था। इसकी सूजी हुई आंखों में एक बार फिर से पानी भरने लगा। वो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था और निशाल की सुती हुई शक्ल ने इसे बता दिया था कि वो अरबाज उल्वी की मौत से वाकिफ़ हो चुकी है। इसको अपने सर पर खड़ा देखकर वो सीधी होकर बैठ गई। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम आइंदा नहीं रोगे, फिर क्यों रो रही हो? वह इसके करीब बैठते हुए जिगम ने संजीदगी से कहा। मैंने आपको तो चूज नहीं किया, तो फिर आप ये मेडिसिन क्यों लाए हैं? इसके सवाल को नज़रअंदाज करती वो उल्टा इससे सवाल कर गई थी। इसके सवाल पर वो होले से मुस्कुराया। चूज करने का टाइम गुजर चुका है स्वीट हार्ट। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, जिगम इजलाल, और बस। इसने बड़े इत्मीनान से निशाल को जवाब दिया। निशाल ने एक नज़र जिगम की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अपने फैसले को लेकर कोई अफसोस नहीं था। फिर आहिस्तगी से अपने पास पड़ा लिफाफा हाथ में ले लिया। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसे ही सही, धीमे लहजे में कहती हुई वो मुस्कुराई। फीकी जिगम के मुंह पर थप्पड़ मारती हुई मुस्कुराहट। जिगम को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। एक बात तो बताएं। जिगम के शर्ट के ऊपरी बटन्स को छेड़ते हुए निशाल ने इसे मुखातिब किया जो इसके इस कदर नॉर्मल अंदाज पर हैरान था। इसे इजाज़त देते हुए जिगम ने नरमी से इसके गाल साफ किए। मेरे बाप का कत्ल आपने किया है ना? पूछते हुए निशाल ने इसकी आंखों में आंखें डाली। लहजा पुर यकीन था। तो इसलिए इतनी उदास हो? इसकी नोकदार पलकों को अपनी शहादत की उंगली से छूते हुए वह संजीदगी से पूछ रहा था। निशाल ने गुस्से से इसका हाथ झटका। उदास नहीं हूँ मैं, भला ऐसे इंसान के मरने पर मैं क्यों उदास होने लगी? मैं तो आप पर हैरान हूँ कि भला मैं आपको जान क्यों नहीं पाई। आप हर बार मुझे एक नया जख्म देते हैं और हर बार मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, इससे ज़्यादा दर्द ये शख्स मुझे कभी नहीं दे सकता। मगर अगली बार आप पहले से बढ़कर गहरा वार करते हैं। मैं हर बार टूट जाती हूँ, मगर इस बार आपने मुझे बिखेर दिया जिगम। कहते हुए वो शिद्दत से रो दी। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रो चुकने के बायस बैठी हुई थी। जिगम का दिल कट कर रह गया। ब्राउन आंखों में इसके आंसुओं के बायस जलन सी होने लगी। वो तुम्हारे ये आंसू डिजर्व नहीं करता निशाल। इसका हाथ थामते हुए जिगम ने आहिस्तगी से कहा। वो ये भी डिजर्व नहीं करता था कि आप इसे इस बेरहमी से कत्ल कर देते। वो जो डिजर्व करता था अल्लाह इसे दिखा देता। मगर जिगम आपने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरे बाप को कत्ल करके तो आपने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, बहुत बुरा। इसके नर्म लहजे के जवाब में वो इस पर चिल्लाई थी। आंसू मतवातर आंखों से टूटकर गालों पर फिसल रहे थे। जिगम की तेवरी पर बल पड़ने लगे। मुझे अपनी सफाई देना पसंद नहीं है निशाल। निशाल के इल्जाम पर वो सख्त लहजे में गोया हुआ। मैं आपसे सफाई मांग भी नहीं रही हूँ। इसके पास से उठते हुए निशाल ने सर्द मोहरी से कहा। हाँ, बस फर्द जुर्म आयद कर रही हो। कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, बस खुद सही मान भी लिया और कह भी दिया कि तुम्हारे बाप का कातिल जिगम इजलाल है। इसकी कलाई थाम कर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए जिगम ने ठंडे ठाड़ लहजे में कहा। इसकी बात पर निशाल ने संजीदा नज़रों से इसकी जानिब देखा। मैंने तुम्हारे बाप का कत्ल नहीं किया। इसके मुकाबिल खड़े होकर जिगम ने संजीदगी से कहा। निशाल बेयकीनी से इसी की जानिब देख रही थी। न चाहते हुए भी तुम्हें अपनी सफाई दे रहा हूँ। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि तुम मेरा यकीन कर लो। अगर नहीं करोगी तो भी अपना ही नुकसान करोगी, क्योंकि तुम्हारा मजीद रोना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये बात तुम बखूबी जानती हो कि जो चीज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो, फिर इसे बर्दाश्त करने के लिए मैं क्या करता हूँ। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करता वो इसे वहीं खड़ा छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। निशाल चुपचाप इसे जाता देखती रही, फिर थके हारे अंदाज में वापस बेड पर बैठ गई। एक भटका हुआ आंसू टूटकर इसके गाल पर बिखरा था। अगर वो कह रहा था कि इसने अरबाज का कत्ल नहीं किया तो मतलब यही था कि इसने नहीं किया। वो जो करता था डंके की चोट पर करता था और खासकर निशाल के सामने इसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो काफ़ी देर यूं ही बैठी रही,
फिर अपने गाल साफ करती वो कमरे से बाहर निकल आई। वो लिविंग रूम में टहलता फोन कान से लगाए हुए था। निशाल छोटे छोटे कदम उठाती इसकी तरफ आई। इसके करीब आने पर जिगम ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। यस सर, कल सुबह होने से पहले ही इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब मौजूद डीआईजी के सवाल का जवाब देते हुए वो मुसलसल निशाल को देख रहा था। ओके सर, फी अमान अल्लाह कहकर इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो नजरें झुकाए खड़ी। निशाल ने अपनी उंगलियां चटखाते हुए बोलना चाहा। सॉरी कहने आई हो? मोबाइल पैंट की जेब में घुसाते हुए जिगम ने संजीदगी से पूछा। वो जानता था कि मुकाबिल खड़ी लड़की छोटी से छोटी गलती का एहसास हो जाने पर भी माफ़ी मांग लिया करती थी। इसके सवाल पर निशाल ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा और फिर बिना हीलो हुज्जत के इस बात में सर हिला दिया। इट्स ओके, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। धीमी आवाज़ में बोलते हुए इसने निशाल के गिल्ट को निकालना चाहा। मगर मेरे लिए थी। अगर आपको अपनी सफाई देना पसंद नहीं है तो मुझे भी आपसे सफाई मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने फिर भी मुझे सफाई दी। इस बात ने मुझे एहसास दिलाया कि गलती मेरी थी। मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। वो ठहर ठहर कर बड़ी संजीदगी से बोल रही थी। मैंने कहा ना इट्स ओके। इसका गाल थपथपाते हुए जिगम ने नरमी से कहा। निशाल ने निगाह उठाई और इसकी आंखों में देखा। एक बेचैनी सी थी जो इन ब्राउन आंखों में हलकोरे ले रही थी। आप भी सॉरी करना चाहते हैं? इसकी आंखों का भेद जानते हुए निशाल ने एक आवाज से पूछा। किस बात के लिए? वो जानते बूझते अनजान बना। अपनी रात वाली बात के लिए, इस मेडिसिन के लिए जो आपने मुझे यूज करने के लिए दी है, निशाल ने आहिस्तगी से कहा। इसकी बात पर जिगम के चेहरे पर सख्ती दर आई। आंखों में एक सर्द सा तासुर फैल गया था। मैं कोई बहस नहीं चाहता निशाल, जिगम ने सख्ती से कहा। निशाल की आंखें फिर से नम होने लगी। मैं भी नहीं चाहती, मगर आप कम से कम मुझे वजह तो बता सकते हैं। बिना किसी जुर्म के आप मुझे इतनी बड़ी सजा कैसे सुना सकते हैं जिगम? इसके शाने पर हाथ रखते हुए निशाल ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। जिगम की रूह बुलबुलाने लगी। निशाल की अजियत वो बखूबी महसूस कर सकता था। मैं औलाद नहीं चाहता, बस ना अभी ना फिर कभी। मेरे लिए तुम काफ़ी हो और तुम्हारे लिए भी मेरी ज़ात बहुत होनी चाहिए। हमारे दरमियान किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं निकलती जिंदगी। इसीलिए आइंदा मुझसे इस किस्म का कोई सवाल मत करना, मजबूत लहजे में कहते हुए जिगम ने आहिस्तगी से इसका हाथ अपने शाने से हटाया, जैसे बात ही खत्म कर दी थी। निशाल ने एक नज़र अपने हाथ को देखा। इसके पास रोने के सिवा जैसे कुछ बचा ही नहीं था। जबकि वो बेडरूम की तरफ बढ़ते बढ़ते इसकी तरफ पलटा। रूम में आओ, इसे हुक्म देकर वो बेडरूम में घुस गया। मरते मरते कदम उठाते हुए निशाल ने इसकी तकलीद की। वो अंदर आई तो जिगम सामने ही बेड पर सूटकेस खोले खड़ा था। आप कहीं जा रहे हैं? इसे अलमारी से अपने कुछ ड्रेसेस निकालते देख निशाल ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। मैं नहीं, हम जा रहे हैं। यहाँ आओ, अपने कुछ ड्रेसेस इसमें रख लो। अपने काम में मसरूफ जिगम ने संजीदगी से कहा। कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम? अपनी सुर्ख नाक को शहादत की उंगली से छूते हुए निशाल ने पूछा और इसकी तरफ बढ़ी। हनीमून मनाने जा रहे हैं। इसकी तरफ देखते हुए जिगम ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। निशाल के चलते कदमों को ब्रेक लग गई। इसने कुछ बेयकीनी और हैरानी के मिले जुले तासरात समेत इसकी जानिब देखा। इसे लगा शायद वो मजाक कर रहा है। आर यू सीरियस? अपनी पलकें चपकाते हुए निशाल ने कदरे खफकी भरे अंदाज में पूछा। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरा और तुम्हारा मजाक तो कभी नहीं रहा। वह हुनूस संजीदा था, साथ साथ अपना काम भी कर रहा था। अपनी जाति का अजाला करना चाह रहे हैं आप? इसके करीब आते हुए वो शदीद नाराजगी से पूछ रही थी। इसका चेहरा सुर्ख और आंखों में खफगी देखता जिगम इस पल से खामोश रहा। तुम्हारे साथ की गई ज्यादतियों का अजाला तो शायद मैं खुद को तुम्हारे कदमों तले बिछा कर भी नहीं कर पाऊंगा जिंदगी। इसकी गुलाफी आंखों में देखते हुए वो सोच रहा था, मगर कह नहीं पाया। मैं कोई अजाला नहीं कर रहा। मुझे एक केस के सिलसिले में सवात जाना पड़ रहा है। तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शंस है तो बताओ। हाथ में मौजूद शर्ट को सूटकेस में फेंकते हुए इसे निशाल को जवाब देते हुए आखिर में इससे सवाल किया। निशाल ने निगाह चुकाकर एक पल को फर्श को घूरा, फिर निगाह उठाकर इसकी जानिब देखा और आहिस्तगी से नफी में सर हिला दिया। वो जानती थी कि इसके किसी इनकार का असर जिगम इजलाल पर नहीं होगा। अगर वो ऑब्जेक्शन करेगी तो भी मुकाबिल खड़ा शख्स इसे लाजवाब करके आखिर में अपनी बात मनवा लेगा। गुड, अब जल्दी से पैकिंग करो, हमें निकलना है। अपनी पैकिंग मुकम्मल करके बेड पर बैठते हुए इसने खामोश खड़ी निशाल को मुखातिब किया। अभी दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखते हुए निशाल ने परेशानी से पूछा। इसे जिगम की इस कदर जल्दी समझ नहीं आ रही थी। अभी पहले ही हम फारूकी हाउस जाएंगे, फिर कल सुबह फजर की अजान के बाद सवात के लिए निकलेंगे। सिगरेट लबों में दबाते जिगम इजलाल ने इत्मीनान से कहा। इसकी बातें निशाल के सर से गुजर रही थी। जिगम, क्या हो गया है?
क्या हो क्या रहा है? पहले सवात, अब फारूकी हाउस, फिर फारूकी हाउस से सफात। हम वहां क्यों जा रहे हैं? मैं तो नहीं जाऊंगी। जब मैंने कहा था तब तो आप लेकर नहीं गए, और अब जब अपनी मर्जी है तो लेकर जा रहे हैं। झुंझलाए हुए अंदाज में बोलती वो एक पल को रुकी। जिगम के लब मुस्कुराने लगे। आप ना मेरी समझ से बाहर हैं। मुझे नहीं जाना कहीं भी, चिढ़कर कहती हुई वो सोफे पर जा बैठी। एक फिक्र से निकालने के लिए वो इसे कई दूसरी उलझन में डाल दिया करता था। यही जिगम इजलाल की फितरत थी। जैसे समझना निशाल के बस की बात नहीं थी। इसमें मुश्किल क्या है? तुम ही ने तो कहा था कि जरगाम और मलिहा को इनवाइट करना है डिनर पर, तो मैंने अम्मू जान से कहा था कि वो मलिहा और हमजा को इनवाइट कर लें। यहाँ इतनी दूर आने में इन्हें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने फरूकी हाउस में ही गैदरिंग प्लान की है। मेरी अम्मू जान से बात हो चुकी है। आज मलिहा वहाँ इनवाइटेड है और इन्होंने खुद ही हम दोनों को इनवाइट किया है। जर और मशाल तो पहले से ही फारूकी हाउस में मौजूद है, सो अच्छी गैदरिंग हो जाएगी। और रही बात फारूकी हाउस से सवात जाने की, तो जरगाम और मिशाल भी सवात जा रहे हैं। चाचू चाहते हैं कि हम एक साथ ही यहाँ से निकलें और वहाँ भी साथ ही कयाम करें। बोलते बोलते वो एक पल को रुका। मेरा ख्याल है कि मैं पूरी तफसील तुम्हें बता चुका हूँ। अगर दिमाग में और कोई सवाल है तो पूछ लो। सिगरेट का धुआं फिजा में तहलील करते हुए वो धीमे लहजे में गोया हुआ है। इसकी बात सुनते निशाल चुपचाप इसे घूरती रही, फिर सोफे से उतरी और अलमारी की तरफ बढ़ी। ये बात आप मुझे पहले भी बता सकते थे, आहिस्ता से कहती हुई वो अपनी पैकिंग करने लगी। पहले ही बताया है, अभी बात हुई ही कब है? वो बड़े इत्मीनान से बोल रहा था। इसकी बात पर निशाल ने सर झटका। खड़ूस, आवाज बुलंद बड़बड़ाते हुए वो अपने काम में लग गई। सो कॉल्ड बीमियों वाली हरकतें आती जा रही हैं तुम्हें। इससे चिढ़ाने को दिल जलाने वाली अंदाज में गोया हुआ। हाँ, और आप जो पहले दिन से जालिम शोर का रोल अदा कर रहे हैं, इसका क्या? अपनी काफी देर से सूंझ करती नाक को शहादत की उंगली से छूते हुए निशाल ने इसे जवाब दिया। और अब जो मैंने मोहब्बत करने वाले शोहरों को भी पीछे छोड़ा हुआ है, इसका क्या? उंगलियों में दबी सिगरेट साइड टेबल पर रखी एशट्रे में मसलते हुए बगैर संजीदगी से पूछ रहा था। इसके लहजे की मायने खेजी पर निशाल का चेहरा पल में सुर्ख हुआ था, जबकि इसकी गुलाबी पड़ता देख वो होले से मुस्कुरा दिया। हर बार की तरह इस बार भी वो निशाल को ध्यान अपनी जानिब मबजूल करवा चुका था। वैसे मुझे लगता नहीं था कि आप ऐसे होंगे। अपनी खिफत मिटाने को वो तंग कर बोली थी। मतलब कैसा? बेड से उतरकर इसकी तरफ आते हुए पूछता। वो नूज गैर संजीदा था। इसे अपने पास आता देख निशाल दरवाजे की तरफ भागी, फिर पलटी और इसकी जानिब देखा, जो अपनी जगह खड़ा संजीदा निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। यही सो कॉल्ड रोमांटिक हस्बैंड जैसे वो भी दिल जलाने वाले अंदाज में बोल दी और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे जिगम अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। बेवकूफ, कहते हुए वो धीरे से हंसा था। थोड़ी देर पहले वाला मंजर बिल्कुल बदल चुका था। जहां वो इससे खफा, इससे नाराज, इस पर इल्जाम की बौछार करती हुई रो रही थी, अब वहीं खड़ा वो और इसके संग मौजूद मोहब्बत मुस्कुरा रही थी। वो बिलाशुबा ये जिगम इजलाल की ही खासियत थी कि वो अपने मुकाबिल हर शख्स को अपने मुताबिक ढालने की सलाहियत रखता था। हाँ, वो खास था क्योंकि वो जिगम इजलाल था जो अपने गलत को भी सही और मुकाबिल के सही को भी गलत साबित करने की अहलियत रखता था। मौसम बदल रहा था, मगर रात ढलते ही फिजा में दिन के बरअक्स हल्की पाई जाती थी। सरसब्ज लॉन की घास हल्की हल्की नम महसूस हो रही थी। दरख्तों के पत्ते होले होले हिलते सरसराहट से पैदा कर रहे थे। वो तीनों इस वक्त खाने के बाद लॉन में चहलकदमी कर रही थी। मिशाल और निशाल की निस्बत मलिहा की शोखियां अरूज पर थी। हमजा के मोहब्बत भरे साथ ने इसके दिलकश रूप को मजीद निखार दिया था। अच्छा सुनो निशी, कल मैं और हमजा हेड ब्लॉक ही जाएंगे। मैं हमजा के साथ एंजॉय करने की बजाय तुम्हें ही याद करती रही। कितना मज़ा आया था लास्ट टाइम। वो हंसते हुए बोल रही थी। निशाल के लबों पर मुस्कुराहट तो आ गई, मगर वो इसे जल्दी से छुपा गई। अच्छा, वो मज़ा आया था जब मेरा पाँव जख्मी हो गया था और इस पर जुल्म यह कि तुम्हारे डॉक्टर भाई ने मुझे धड़ाम से ज़मीन पर पटक दिया था। तुम्हें मज़ा आया होगा, मगर मेरे लिए काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था। निशाल ने मुंह बसोड़ते हुए मसनूईपन से कहा। इन दोनों के साथ चलती मिशाल इन दोनों की बातें समझने से कासिर थी। हाँ मोहतरमा, वही तो आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन एक्सपीरियंस था। आप भूल रही हैं शायद। अपनी आंखें मटकाते हुए मलिया ने इसे कुछ याद दिलाना चाहा जो निशाल कभी भूल सकती ही नहीं थी, लेकिन इस पल मलिया और मिशाल के सामने अनजान बनी। जी नहीं, मुझे कुछ उल्टा सीधा याद नहीं है। चेहरे पर आती बालों की लीट कान के पीछे अड़ोसते हुए निशाल ने शान बेनियाजी से कहा। मलिया ने भवें उचकाकर निशाल की जानिब देखा। मुझे कोई बताएगा कि ये क्या बात है? मलिया के निशाल के तरफ जवाबी कार्रवाई करने से पहले ही मिशाल बोल पड़ी। इसके बोलने पर मलिया ने शरारती अंदाज में अपना निचला लब दबाकर इन दोनों बहनों की तरफ देखा। ओके, तुम्हें कुछ याद नहीं है ना?
अब मैं तुम्हें दोबारा याद करवा देती हूँ। और मिशाल अपनी आंखों से देख भी लेगी। मुस्कुराकर कहती मलिया पलटी थी। निशाल हड़बड़ाई। ए लड़की, क्या करने वाली थी हो तुम? इसके पीछे लपकते हुए निशाल बोली। मिशाल भी इन दोनों के पीछे पड़ी थी। फिल वक्त तो सिर्फ थोड़ा एंजॉय करने जा रही हूँ। यूं ही चलते चलते मलिया ने बिना पलट इसे जवाब दिया। वो तीनों लॉन के अगबी हिस्से में चेयर पर बैठे जरगाम और हमजा की तरफ थी। भाई की तरह हमजा के साथ वाली चेयर पर बैठते हुए मलिया ने इन दोनों से पूछा। इम्पोर्टेड कॉल आई थी एसपी साहब की। अब तो इन्हें सुनने के गए भी सदियां बीत गई, क्या पता आने वाले हों। हमजा ने मसनूई आंख बढ़ते हुए मलिहा को जवाब दिया। मिशाल जरगाम के साथ वाली चेयर संभाल चुकी थी। लीजिए, आपने नाम लिया और मेरे प्यारे हैंडसम भाई हाजिर। जीगम को वहां आता देख मलिहा ने चहकते हुए कहा। क्या हो रहा है भाई? इतने दांत किस खुशी में निकल रहे हैं? चेयर पर बैठते हुए जीगम ने नरमी से पूछा। इसका मुखातिब मलिहा थी। बैठ जाओ अब तुम भी, या तुम्हें बाकायदा इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा? जीगम को जवाब देने के बजाय मलिहा ने खामोश खड़ी निशाल को मुखातिब किया। वो मलिहा को घूरती जीगम के साथ खाली चेयर पर बैठ गई। ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा? मिशाल ने अपने मखसूस धीमे लहजे में बोलने की जुर्रत की। ऐसे अपनी जानिब देखता पाकर जरगाम ने कंधे उचकाए। यार, ये सवाल तो तुम मत पूछो, अभी बताकर तो आई हूं तुम्हें। निशाल को कुछ याद दिलाना है। निशाल को एक आंख मारते हुए इसने मिशाल को जवाब दिया। निशाल अपनी जगह से पिटा गई। अब जाने वो क्या करने वाली थी। मलिहा बेटा, मेरा ख्याल है कि रात बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। इसे निशाल का नाम लेता देख जीगम समझ गया था कि अब वो इसे भी दरम्यान में घसीटेगी, इसीलिए इसने बड़ी गैर संजीदगी से मलिहा को कहा। मलिहा ने फौरन ढीठपन का मुजाहरा करते हुए नफी में गर्दन हिलाई। ना, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी भाई, प्लीज। कल आप दोनों भाई वैसे भी काफी दिन के लिए फारूकी हाउस से जा रहे हैं, सो आज मुझे थोड़ा एंजॉय कर लेने दे। अपना सर नफी में हिलाते हुए मलिहा ने बच्चों के से अंदाज में कहा। इसके अंदाज पर हमजा तो लब दबाकर मुस्कुराने लगा, जबकि निशाल और मलिहा भी इन दोनों बहन भाइयों की नोक झोंक को एंजॉय करने लगी। और वो एंजॉयमेंट क्या है? एक अबरूज खाते हुए जरकाम ने पूछा। मलिहा बड़े इत्मीनान से चेयर के दरमियान रखी टेबल पर से खाली कप और प्लेट्स उठाकर टेबल के नीचे शिफ्ट कर रही थी। कोई गेम खेलते हैं और क्या? एक खाली बोतल टेबल पर रखते हुए इसने आराम से कहा। अब की बार वो सब समझ गए थे कि वो किस गेम की बात करी। ये घिसी पिटी 100 सदियों पुरानी गेम मैं नहीं खेलूंगा। अपना हाथ उठाकर बड़ी संजीदगी से इनकार करने वाला ये जीगम था। हाँ तो और क्या, मुझे बिल्कुल नहीं खेलना ये ट्रूथ एंड डेयर। निशाल ने इनकार करते हुए जोर शोर से जीगम की तायद की। अलबत्ता जरगाम के लबों पर धीमी मुस्कुराहट खेल रही थी। वो समझ गया था मलिहा निशाल और जीगम को तंग करने वाली है, सो फौरन बोल पड़ा। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ट्रूथ एंड डेयर काफी पुरानी गेम है। मलिहा, ऐसा करते हैं कि सिर्फ ट्रूथ खेल लेते हैं, या सिर्फ डेयर डेयर खेल लेते हैं। शरीर अंदाज में बोलते हुए जरगाम ने जीगम की मुश्किल हल करनी चाहिए, जिस पर जीगम शक्ल देखने वाली थी। हरगिज नहीं, इसने फौरन इनकार किया। तो फिर सिर्फ ट्रूथ खेल लेते हैं। हमजा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मलिहा के चेहरे पर खेलती मुस्कुराहट गहरी होगी। ओके, ऐसा करो, तुम सब खेलो, मैं तुम सब की गेम एंजॉय करता हूँ। जीगम ने अपनी तरफ से आसान हल दिया था। मलिहा फौरन ठनकी। अरे ऐसे कैसे? एंजॉय आपने नहीं मैंने करना है। हरगिज नहीं, आप भी ये गेम खेलेंगे भाई, एंड इट्स फाइनल। बस। मलिहा ने बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा। जीगम लब भींच गया। इन सब की जानिब देखती मिशाल होले से मुस्कुराती, जबकि निशाल को अब अपनी शामत आती दिखाई दे रही थी। यार भाई मान जाए ना अपनी। मलिहा अभी बच्ची है, कर देते हैं इसको आज खुश। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाते हुए जरगाम ने जीगम को मुखातिब किया था। जीगम ने इसे घूरी से नवाजा फिर होले से मुस्कुराया और इस बात में सर हिला दिया। मलिहा ने फौरन दांतों की नुमाइश करवाई थी। स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सब रेडी शेडी होकर बैठ जाएं। शान बेनियाजी से कहते हुए इसने बोतल घुमाई। निशाल ने दो जीदा निगाहों से बोतल की तरफ देखा, जो मलिहा ने जाने कहाँ से बरामद कर रखी थी। बोतल मिशाल की तरफ रुकी थी। ट्रूथ और डेयर, जल्दी से बोलो, क्या बोलोगी? ताली बजाते हुए मलिहा ने मिशाल से पूछा। वहां मौजूद बाकी के 5 नफूस इसी की तरफ मुतवज्जा थे। वो कंफ्यूज हुई। ट्रुथ। जरगाम की तरफ देखते हुए इसके लबों ने सवालिया अंदाज में जंबिश की थी, जैसे जरगाम से पूछा था कि ट्रुथ लेना चाहिए, सही रहेगा। मगर जरगाम के बोलने से पहले ही मलिहा बोल पड़ी। यू फर्स्ट लव, तुम्हारा पहला प्यार। मलिहा के सवाल पर मिशाल का रंग यकदम फक हुआ। वो एक बार फिर से माजी की बहर में उलझने लगी थी कि जरगाम सरत से बोल पड़ा। नॉवल रीडिंग, इसने बड़े पुरयकीन अंदाज में मिशाल की तरफ से जवाब दिया था। हमजा इसकी इस हरकत पर बेसाख्ता हंसा, जबकि निशाल और जीगम का हाल भी हमजा से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। अलबत्ता
मलिया ने जरगाम को घूरा था। ज्यादा साइड आ रही है बीवी की। इसका जवाब देने नहीं दिया। जनाब खुद बता रहे हैं ये फाउल है। मलिया ने दुहाई दी। मलिया के चिल्लाने पर जरगाम हंस पड़ा, जबकि मिशाल ने फौरन इस बात में सर हिलाया। लेकिन यही सच है। जरगाम ने बिल्कुल ठीक कहा है। नॉवल रीडिंग करना मेरी जिंदगी का सब पहला शौक, पहला क्रेज है। सच में मलिया। मिशाल ने फौरन जरगाम की हाँ में हाँ मिलाई। मलिया ने मसनूईपन से इन दोनों को घूरा और फिर से बोतल घुमाई। बेटा तुम्हारी बारी आ लेने दो, मिशी के हिस्से का बदला भी तुमसे ही लूंगी। मलिया ने जरगाम को चढ़ाया। हाँ हाँ ले लेना। इसे मुतल्लिक फर्क ना पड़ा। घूमती घूमती बोतल रुकी तो इसका रुख किसी की तरफ ना था। मलिया ने कुछ सोचा और जरगाम की तरफ देखा। वो भी इसी की तरफ मुतवज्जा था। लो भाई अब तुम घुमाओ जरगाम। मुझसे तो शायद ये बोतल नाराज हो गई है, किसी पर भी नहीं आ रही। दूसरी बार घुमाने पर भी जब बात ना बनी तो जरगाम को आंख से इशारा करते हुए मलिया ने बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। हमजा और निशाल को इसका यूं मिनट में जरगाम के साथ पार्टी बदलना कुछ गड़बड़ का एहसास दिला रहा था, मगर वो चुप रहे। जरगाम ने बोतल घुमाई। बोतल घूम रही थी जब मलिया चीखते हुए अपनी चेयर से खड़ी हुई। वो सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए, जबकि जरगाम ने इसका इशारा समझते हुए सर से बोतल का रुख जिगम की तरफ करके बोतल रोक दी। क्या हुआ? निशाल और मिशाल ने यकबैक पूछा, जब हमजा और जिगम इसके चेहरे के मसनूईपन से समझ गए थे कि इसने शरारत की। मुझे लगा जैसे वो बोल ही रही थी जब हमजा ने इसे हाथ से पकड़कर वापस चेयर पर बिठा दिया। बैठ जाओ, तुम्हारे काम हो गया है, सरगोशान अंदाज में कहते हुए हमजा मुस्कुराया, जबकि टेबल की तरफ देखते जिगम को झटका लगा था। चीटिंग। मलिया की तरफ देखते हुए जिगम ने हंसते हुए पूछा। मिशाल जो सारी कार्रवाई देख चुकी थी आहिस्ती से बोल रही थी, लेकिन बोतल तो जरगाम ने घुमाई है, मलिया ने नहीं। मिशाल की बात पर जिगम इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो लबों पर धीमी मुस्कुराहट लिए मलिया की साइड ले रही थी। जब से वो यहाँ आई थी जिगम पहली बार इसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। मान लिया और मैं डेढ़ लूंगा। मिशाल की बात पर यकीन करते हुए इसने चेयर की पुश से टेक लगाकर नरमी से कहा, जिससे जैसे मिशाल की बात का मान रखा। मलिया की दिली मुराद पर आई और वो जानती थी जिगम हमेशा डेयर ही लेता है। तो आज एसपी साहब हाथ आए हैं, क्या डेयर दिया जाए? वो सोचने की एक्टिंग करते हुए मलिया उतराई। जिगम के लबों की मुस्कुराहट गहरी होने लगी। अगर तुमसे नहीं दिया जा रहा तो मैं हूं ना, मैं दूंगा अपने भाई को इजी सा डेयर। जरगाम झट से बोला था। हाँ तो मेरे कौन सा दुश्मन है, मेरे भी भाई हैं, मैं दे देती हूँ। मलिया को अपने किए किराए पर पानी फिरता नजर आया तो जल्दी से बोल पड़ी। हमजा खामोश बैठा, बस अपनी बीवी के मुंह से फूल झड़ने का मुंतजिर था। अब बोल भी चुको। निशाल जिसकी सांस पहले ही अटकी हुई थी मलिया को घूरने हुए बोल, हाँ हाँ बोल रही हूँ। अच्छा तो भाई आप यूं करें कि इसने सांस लेने को एक ड्रामेटिक वक्फा लिया। निशाल की पतली होती हालत देख जरगाम से अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आप यूं करें कि अपनी बेगम को उठाएं और इस पूरे लॉन के 10 चक्कर लगाएं, फिर हम मानेंगे। एसपी साहब में दम कम है। हाथ झाड़ते हुए मलिया ने आखिरी बिल्ली थैले से बाहर निकाल दी। निशाल का दिल शिद्दत से धड़क उठा जब जिगम के लबों की तराश में तबस्सुम खेलता चला गया। जरगाम ने दाद देती नजरों से मलिया की तरफ देखा और अपनी कनपट्टी पर 2 उंगलियां रखकर इसे सलूट किया। डियर, जिगम कहाँ है? मुझ बेकसूर को दरमियान में क्यों घसीट रही हो? अपनी चेयर से उठते हुए निशाल ने दुहाई देने वाले अंदाज में कहा, मगर इसकी फरियाद सुननी किसने थी? मुझे मंजूर है, इत्मीनान से कहते हुए जिगम अपनी चेयर से खड़ा हो गया। ब्राउन आंखों की चमक देखने लायक थी। जिगम निशाल के लब फड़फड़ाए थे, मगर जिगम ने बिना वक्त जाया किए सरत से इसे अपने बाजुओं में बढ़ लिया। मिशाल समेत इन चारों ने तालियां बजाने के साथ साथ मुंह से भी शोर मचाया था। जिगम प्लीज ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी शर्ट अपनी मुठियों में जकड़ते हुए निशाल की क्या आई थी? डेयर पूरा कर रहा हूँ, शराफत से कहते हुए वो इसलिए एक तरफ बढ़ गया। अब कुछ याद आया निशाल? आई मीन योर एक्सपीरियंस। मलिया ने पीछे से हाँक लगाई थी। निशाल जो अपना सुर्ख पड़ता चेहरा हाथों से ढांप चुकी थी मलिया की आवाज पर जिगम के शाने से पास से जरा सा सर ऊपर निकाल कर इसे घूर कर रह गई। पूरे 10 चक्कर। अब पता चलेगा भाई के वजन किसे कहते हैं। जरगाम भी हंसते हुए पीछे से चिल्लाया। हमजा और मलिया भी खिलखिलाए, जबकि मिशाल चमकती आंखों से इन सबके मुस्कुराते चेहरे देख रही थी। चलें भी, अब डॉक्टर साहब की पारी है। अपनी तोपों का रुख जरगाम की तरफ करते हुए मलिया ने आंखें मटकाई। इसका जिगम को दिया गया डेयर देखकर मिशाल को अपनी फिक्र लग गई। तुम ऐसा कोई डेयर पूरा नहीं करोगे जरगाम। मलिया को बोतल घुमाते देख मिशाल ने जरगाम के कान में सरगोशी की। मलिया ने इन दोनों को बात करता देखा, फायदा उठाया और बोतल का रुख जरगाम की तरफ कर दिया। ये मुसलसल चीटिंग कर रही है मलिया। इसके बाजू पर हल्की सी चुटकी काटते हुए हमजा ने हंसते हुए इसे छेड़ा। आप चुप करके बैठे रहें। अपनी हंसी रोकते हुए मलिया ने इसे लिताड़ा। हमजा भाई को चुप करवा कर, तुम ये फाउल नहीं कर सकती मलिया, जरगाम बोल रहा था। अब तो कर चुकी हूँ, जल्दी से बताओ ट्रूथ या डेयर क्या लोगे? वो अपनी ही
चला रही थी। इन चारों की नोक जोक और कह के लॉन के चक्कर लगाते जिगम तक पहुंच रहे थे। अब बस भी कर दे, क्या सारी रात यूं ही चक्कर लगाने का इरादा है? अपना सर जरा सा उठाकर इसका चेहरा देखते हुए निशाल ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा भारी भरकम वजूद तो मैंने बर्दाश्त किया हुआ है, तुम्हें तो झूले मिल रहे हैं, फिर भी मसला हो रहा है। अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए धीमी आवाज में पूछ रहा था, जबकि इसकी बात पर निशाल ने अपनी आंखें हैरत से मजीद फैला ली। क्या 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 कहा? भारी भरकम वजूद, और वो भी मेरा? पूछते हुए वो सदमे से बेहोश होने वाली थी। जाहिर सी बात है, मेरी बाहों में इस वक्त तुम हो तो तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ ना। इसका हसीन चेहरा आंखों में समोए वो मसनूई मासूमियत से कह रहा था। अगर इतनी बारी होती ना तो जितने चक्कर आप लगा चुके हैं अब तक सांस फूल चुका होता आपका। मुंह बसोड़ते हुए वो जिगम को दूब दूब जवाब दे रही थी, मेरे सांस का तुम्हारे भारीपन से कोई लेना देना नहीं है स्वीट हार्ट। अभी तुम जितनी हो, अगर इससे डबल होती तब भी तुम्हें उठाकर मैं इस लॉन के 50 चक्कर तो लगा सकता हूँ। मुसलसल इसकी जानिब देखते हुए नर्म लहजे में बोल रहा था, बहुत गुरूर है ना आपको खुद पर? इसकी गर्दन में बाहें डाल दी वो संजीदगी से पूछ रही थी, तुम तोड़ना चाहती हो? इसकी आंखों में देखते हुए मायने खेजी से पूछ रहा था। अंदाज जिताता हुआ था कि वो इसके गले में अपनी बाजुओं का हार पहनाकर इसे घायल कर रही थी। मुझे लगता है मैं तोड़ चुकी हूँ, निशाल ने भी बर्जिशगी से जवाब दिया, जैसे कह रही हो कि तोड़ चुकी हूँ, तभी तो तुम्हारी बाहों में हूँ। इसके जवाब पर जिगम के लबों की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। तुम्हें ठीक लगता है जिंदगी? तुम वाकई मेरा गुरूर तोड़ चुकी हो, धीमी आवाज में बोलता वो अपनी शिकस्त का एतराफ कर रहा था। निशाल की धड़कनें शोर मचाने लगी, जबकि दूसरी तरफ मलिया जरकाम को कॉयल करने में कामयाब हो चुकी थी। चलो शाबाश, करो शायरी, आज पता तो चले कि डॉक्टर साहब रूहानी तौर पर किस हद तक तबीब हैं। मलिया ने इसे डियर दिया था, जिस पर जरकाम ने बुरी तरह दांत पीसे। हमजा को यकीन हो चुका था जरकाम हारने वाला है। विशाल ने थोड़ी सी गर्दन मोड़ कर इसकी जानिब देखा था। तुम्हें पोइट्री आती तो है, थोड़ी सी कर लो, मलिया को सुकून मिल जाएगा। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए बैठी मिशाल ने धीमी आवाज में जरकाम को मुखातिब किया। इसने खामोश निगाह मिशाल के चेहरे पर डाली, मलिया की तरफ देखा जो इसी की तरफ मुतवज्जा थी। क्विक क्विक, अगर डेढ़ पूरा ना किया तो अभी आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ेगा। मलिया ने सजा भी तजवीज़ कर दी। सुना रहा हूँ, बेसब्री कहीं की, जरकाम ने हंसते हुए कहा, फिर गला खंगार कर गोया हुआ। इसकी दिलकश आवाज़ वहाँ मौजूद 3 नफूस के असाब पर हावी होने लगी। कभी खुद भी मेरे पास आ, मेरी बात सुन, मेरा साथ दे, जो ख्वाहिश है दिल से निकाल के मुझे उलझनों से निजात दे। तेरा सोचना मेरा मशगला, तुझे देखना मेरी आरज़ू। मुझे दिन दे अपने ख्याल का, मुझे अपने कुर्ब की रात दे। मैं अकेला भटकूं कहाँ कहाँ, ये सफ़र बहुत तवील है। मेरी ज़िंदगी मेरे साथ चल, मेरे हाथ में अपना हाथ दे। अपनी भारी आवाज़ में बोलता मिशाल के गिर्द एक इस्म फूंक रहा था। इसकी आवाज़ का मरकज़ मिशाल नहीं थी, मगर मिशाल की निगाहों का मरकज़ वही था, जिसका धीमा लहजा मिशाल के सर जज्बात को आंच दे रहा था। वाह वाह वाह! मलिया और हमजा की तालियों की आवाज़ पर मिशाल चौंक उठी, जो खुद भी मुस्कुराते हुए तालियां बजाने लगी। यार जिगम की भी कोई होश ले लो, बेगम को लेकर कहीं चक्कर लगाते लगाते सो तो नहीं गया। हमजा जो जिगम का हम उम्र ही था, इसे एकदम इसका ख्याल आया तो बोल पड़ा, सोने का तो कंफर्म नहीं है, हाँ, मगर ये ज़रूर हो सकता है कि मेरे भाई बेचारे भाभी बेगम का वजन सह ना पाए और बेहोश हो गए। जरगाम ने मसनूई तफक्कुर से कहा। इसकी बात पर मलिया ने टेबल पर पड़ी खाली बोतल जरगाम के कंधे पर दे मारी। शट अप, मेरे नाजुक से दोस्त से जेलस मत हो। मलिया ने फौरन निशाल की साइड ली। मिशाल ने भी इसके साइड पर अपना सर इस बात में हिलाया। नहीं यकीन तो आओ मिलकर धावा बोलते हैं। यकीनन बाई बाइट गेट के पास खड़े गिरे पड़े होंगे। हंसकर कहते हुए जरगाम अपनी चेयर से उठ खड़ा। वो चारों एक दूसरे को तंग करते हुए लॉन के दूसरे हिस्से में आए तो वह सामने ही वो इसे गोद में उठाए बड़े सुकून से चाल चलता इससे बातें कर रहा था। भाई 10 चक्कर लगाने को कहा था यार, आपने तो 200 की बाउंड्री भी क्रॉस कर दी है। माना कि आपको अपनी मोहब्बत में निशी का मोटापा महसूस नहीं हो रहा, मगर कुछ तो रहम करें खुद पर, क्योंकि सुबह गाड़ी आप ही ने ड्राइव करनी है, मैंने तो नहीं। जिगम ने शाल की तरफ देखते हुए जरगाम ने शरीर अंदाज में कहा। इसकी आवाज़ पर जिगम होश में आया, फिर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए निशाल को अपनी गोद से नीचे उतारा, जबकि मिशाल ने खंगारते हुए अपना गला साफ किया, जिस पर जिगम के सिवा सब ही हंस पड़े। निशाल खफीफ सा होकर अपना चेहरा झुका गए, जबकि मलिया ने मिशाल का हाथ थामते हुए दूसरे हाथ से निशाल को भी अपनी तरफ साथ घसीटा। अब वो मज़े ले लेकर मिशाल को जिगम के बर्थडे की दास्तान सुना रही थी, जब वो चारों हेड ब्लॉक ही गए थे, जबकि
जिगम और जरगाम हमजा को कंपनी दे रहे थे। यकीनन आज की रात वो तीनों कपल जाग कर गुजारने वाले थे। स्याह आसमान पर अटकेलियां करते बादल इनकी मुस्कुराहटों पर मसरूर थे, जबकि दूर कहीं तकदीर इन्हें देखकर होले से मुस्कुराई। कौन जाने कब क्या होने वाला था। एसपी जिगम इजलाल फ्रॉम लाहौर मंगोरा पुलिस स्टेशन में खड़ा वो डीएसपी शहरोज खान को अपना कार्ड दिखाते हुए बोल रहा था। वो इस वक्त सिविल ड्रेस में था और यहाँ इसे इसी तरह केस हैंडल करना था। इसके कार्ड देखकर मुकाबिल फौरन अपनी चेयर से खड़ा हुआ। शहरोज खान, डीएसपी ऑफ सवात वैली। शहरोज खान ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा। जिगम ने इसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया और सर इस बात में हिलाकर एतराफ में निगाह दौड़ाते हुए पुलिस स्टेशन का जायजा लेने लगा, जबकि शहरोज खान ने बगौर इसकी तरफ देखा, जो अपनी लंबी चौड़ी जिसामत और छा जाने वाली शख्सियत समेत काफी मगरूर लग रहा था। आप बैठिए प्लीज। शहरोज खान ने इसे मुखातिब किया तो वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, फिर चेयर घसीट कर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। जी तो शहरोज खान, इस वक्त क्या रिपोर्ट दे सकते हैं आप मुझे? इसकी तरफ देखते हुए जिगम ने संजीदगी से पूछा। सर, मुझे आज सुबह ही आपके यहाँ आने की खबर मिली, इसलिए अभी थाना सैदू शरीफ और रहीमाबाद के अलावा मदीन और बहरीन की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। कलाम और पशाम शांगला के हालात चेक करने के लिए हमें खुद वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां के इंस्पेक्टर्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। टेबल पर मौजूद फाइल्स को तरतीब देते हुए शहरोज खान ने इससे जवाब दिया। एक फाइल हाथ में लेकर चेक करते हुए जिगम ने हंकार बढ़ा। मुख्तलिफ थानों की एफआईआर रिपोर्ट सारे हालात बता रही थी। कब से चल रहा है ये सिलसिला? फाइल वापस टेबल पर रखकर दूसरी फाइल पकड़ते हुए संजीदगी से पूछ रहा था। सर, ये करीबन पिछले 15 दिनों से हो रहा है। मंगोरा से 3 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, सैदू शरीफ के पास से 2, ख्वाजा खिला से 1, मदीन से 2 और बहरीन से 3। मौजूदा इलाके की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त कुल 11 लड़कियां अगवा हो चुकी हैं। शहरोज खान ने अपने सामने खुली फाइल पर नजर दौड़ाते हुए जवाब दिया। और अभी कलाम और बिशाम की कुछ खबर नहीं है आपको? राइट। अपनी टांग पर टांग रख कर हिलाते हुए जिगम ने कुछ ताज्जुब-ज़दा अंदाज में पूछा। शहरोज खान एक पल को खामोश हो गया। काफी अफसोसनाक बात है और मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आपके यहाँ इस सीट पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। महज 15 दिन में वो लोग 11 लड़कियां अगवा कर चुके हैं, यानी हद हो चुकी है। और इसके बाद भी आपके पास कलाम बशाम की रिपोर्ट ही नहीं है। ग्रेट। अपने हाथ में मौजूद फाइल टेबल पर रखते हुए जिगम कदरे सख्त लहजे में गोया हुआ। सर, इनमें से आधी लड़कियां घरों से भागी हैं। इनके वालिदैन ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है, इसीलिए हमारे इंस्पेक्टर्स ने कोई कार्रवाई नहीं की। शहरोज खान अपनी सफाई देने की कोशिश की। काफ़ी बोधी दलील है, लेकिन खैर, मैं आपको 24 घंटे दे रहा हूँ, अपनी फोर्स को एक्टिव करें। मुझे 24 घंटों में हर लड़की की मुकम्मल तफसील चाहिए, कब, कहाँ और कैसे गायब हुई। ये कल ठीक इसी वक्त आप मुझे बताएंगे, वरना अगर मुझे एक्टिव होना पड़ा तो दूसरे बहुत से खाते खुल जाएंगे। बेलचक अंदाज में कहते हुए वो चेयर से उठ खड़ा हुआ। शहरोज खान बौखला कर रह गया। आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए शहरोज खान ने कहते हुए फिर से लबों पर मुस्कुराहट सजाई। होप सो, संजीदगी से कहते हुए जिगम ने मुसाफे के लिए बड़ा हुआ हाथ थाम लिया था, फिर होले से दबाकर छोड़ा और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। खूबसूरत शाम ढलकर सवात में रात को खुशामदीद कह रही थी। सीधी सड़क पर तेज तेज कदम उठाते वो एक तरफ ऊपर को जाती पहाड़ी पर चढ़ने लगा। 5 से 7 मिनट की पैदल मुसाफत के बाद वो एक दूसरे कदरे चौड़ी सड़क पर मौजूद था। वहां एक टी शॉप के सामने खड़ी अपनी गाड़ी में बैठते हुए इसने शॉप वाले को हाथ से इशारा किया, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो पूरी तनतोही से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। डीएसपी शहरोज खान से काफी हद तक गैर जिम्मेदार लगा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए इसने एक नजर एहतराम में दौड़ाई। मौसम बहार की आमद के बाइस ऊंची नीची पहाड़ियों पर से बर्फ पिघल कर जाने के बाइस आबशारें अपने जोबन पर थी। पहाड़ों पर बिछा सब्जा रात की फैली स्याही में एक अनोखी बहार दिखला रहा था। यकीनन इस पहाड़ी इलाके में शहरोज खान की फोर्स के साथ ब्लैक मून गैंग की इन 2 पिलर्स को ढूंढना आसान नहीं था। हम अक्सर ये समझते हैं जिसे हम प्यार करते हैं इसे हम छोड़ सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। मोहब्बत दायमी सच है। मोहब्बत ठहर जाती है तुम्हारी बात के अंदर, हमारी ज़ात के अंदर, मगर ये कम नहीं होती। किसी भी दुख की सूरत में, कभी कोई ज़रूरत में, कभी अनजान से गम में, हमारी आँख के अंदर, कभी आब रवां बनकर, कभी कतरे की सूरत में मोहब्बत ठहर जाती है। ये हरगिज़ कम नहीं होती। सामिया, इसके लबों ने बेआवाज़ जंबिश की।
जमान की बंद आंखों से एक आंसू बहुत आहिस्तगी से टूटकर कनपट्टियों में जज्ब हुआ था। वो इस वक्त अपने ऑफिस में चेयर के पुश से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। सामया की यादें दिन ब दिन इसके लिए आज़ाब बनती जा रही थी। वो टेक छोड़कर सीधा हो बैठा। कहाँ हो तुम? कैसे मिलूं तुमसे? अपनी पेशानी मसलते हुए तस्वुर में इसे मुखातिब था। जो जाने कहाँ जा चुकी थी। मैं मर जाऊंगी ज़मान, नहीं रह सकती आपके बगैर। सामया की भीगी आवाज़ इसके समातों में जिंदा होने लगी तो वो मजीद बेचैन हो गया। अब कैसे रह रही होगी सामिया? तुम तो रह रही हो, मगर मुझसे नहीं रहा जा रहा। मुझसे गलती होगी, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। मैं इसकी सतह पर अपनी पेशानी टिकाते हुए बेबसी के शदीद एहसास तले बड़बड़ाया। दिल की बेकरारी हद से सवा हो रही थी। वो इसे ढूंढने की अपनी सी कोशिश कर चुका था, मगर महज 2 दिन में इसकी कोशिश कामयाबी मुमकिन नहीं थी। चेयर से उठकर वो बेचैनी से टहलने लगा। वो बहुत संजीदगी से सामिया की तलाश में पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करने की बाबत सोच रहा था, मगर वो नहीं जानता था सामिया की पुष्ट पनाही करने वाली फोर्स इसकी पुलिस फोर्स से कई गुना बढ़कर है। कॉन्टिनेंटल होटल ऑफ सवाद के रूम नंबर 13 में नीम तारीकी का राज था। छत का पंखा हल्की रफ्तार से हरकत करता कमरे की फिजा में खनकी पैदा कर रहा था। वो मुंह पर तकिया रखे गहरी नींद में सो रही थी। इसके छोटे छोटे खराटे इसकी थकावट की गवाही दे रहे थे। गाड़ी मैंने ड्राइव की है और थकन मोहतरमा उतार रही है। रूम डोर लॉक करते हुए वह बड़बड़ाया, फिर दाईं तरफ स्विच बोर्ड पर हाथ रखकर कमरे की लाइट्स ऑन कर दी और 2 कदम का फासला तय करते हुए बेड पर सोई निशाल की तरफ झुका। बस कर दो, रात को नहीं सोना क्या? इसका कंधा नरमी से हिलाते हुए जिगम ने इसे जगाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस नहीं हुई। निशाल, उठ जाओ अब। इसके करीब ही बैठते हुए जिगम ने इसे यूं मुखातिब किया जैसे वो जाग रही हो। क्लाई पर बंदी रिस्ट वॉच उतारकर इसने बेड साइड टेबल पर रखी। निशाल, इसे पुकारते हुए जिगम ने इस बार इसके चेहरे से तकिया हटाया। सोने देना। हल्का सा किस्मताते हुए वो नींद में बड़बड़ाई। इसके चेहरे पर बिखरी बालों की चंद लिटें देखते हुए वो होले से मुस्कुराया। निगाहें बेख्तियार इसके सभी चेहरे पर फैलती चली गईं। वो जरा सा इस पर झुका था और शहादत की उंगली से इसके चेहरे को इन लिटों के पर्दे से आजाद कर दिया। मुझे भूख लग रही है, डिनर नहीं करना क्या? जिगम की गर्म सांसें अपने रुखसार पर महसूस करके निशाल के दिल की धड़कनें बदली तो इसने जल्दी से करवट भी बदली। तो आप कर लें, मगर मुझे सोने दे प्लीज। दूसरी तरफ बड़ा कुशन चेहरे पर रखते हुए निशाल ने इसे जवाब दिया, लेकिन जिगम वहां से 1 इंच न हिला। तुम्हारे बगैर कैसे करूं यार? चलो उठो, जरगाम और निशाल हमारा वेट कर रहे हैं। संजीदगी से कहते हुए जिगम ने इस बार इसे बाजू से पकड़कर सीधा किया। निशाल ने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा। कहाँ वेट कर रहे हैं? उठकर बैठते हुए निशाल ने बोझल आवाज में कहा, नीचे रेस्टोरेंट में। और कहाँ? चलो उठो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। इसके पास से उठते हुए जिगम ने नरमी से इसे जवाब दिया। वो अपनी आंखें मसलते हुए बेड से उतर गई। एक नजर जिगम को देखा जो ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ था, फिर सर झटकती वॉशरूम में घुस गई। वो थोड़ी देर बाद वापस आई तो वो ग्लास वॉल के पास रखी चेयर में से एक पर बैठा स्मोकिंग कर रहा था। इसे अपना जिगर चलाता देख वो दब गई। आपको इस बदतमीजी के सिवा और कुछ आता है क्या? इसके सामने खड़ी होती वो कमर पर हाथ टिका कर बोली। सिगरेट का गहरा कश लगाकर जिगम ने इसकी तरफ देखा। ये बदतमीजी है? वो अनजान बनने की भरपूर कोशिश कर रहा था। तो क्या ये तमीजदारी है? हनीमून मनाने आए हैं और इस निशाल ने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए अपने दांत पीसे। हाँ हाँ बोलो। इस उंगलियों में दबी सिगरेट को इसके सामने करते हुए वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। इस मेरी सौतन को मुंह से लगाए फिर रहे हैं, या तो आप इस सिगरेट को छोड़ दें या फिर मुझे छोड़ दें। निशाल ने हतमी अंदाज में कहा अपनाया। इसे गहरी नजरों से निशाल का सुर्ख चेहरा देखा। गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, गुलाबी आंखों में हल्की हल्की सुर्खी दौड़ रही थी। जिगम की भूख उड़ने लगी। निशाल के अचानक इतना भड़क जाने पर इसे हंसी तो बहुत आई, मगर वो दबा गया। क्या मतलब? ये मामूली सी चिंगारी तुम्हें सौतन लग रही है? वो सिगरेट ऐश ट्रे में मसल कर चेयर से खड़ा हो गया। जिगम ने मुस्कुराते हुए कहा, निगाहों का मरकज इसका निखरा निखरा सरापा था। निशाल खफगी से चेहरा मोड़ गई। वो एक कदम बढ़ाकर इसकी तरफ आया। ये बेचारी तो तुम्हारे सामने बेहद बेजर है। इसमें तो इतनी आंच कहाँ है कि मुझे जलाकर राख कर सके। इसकी कमर में बाजू हुमाइल करते हुए धीमे लहजे में मायने खेजी से बोला। जिगम ने इसे अपने करीब करना चाहा। निशाल ने सरस से इसके सीने पर अपनी हथेलियां रखी। इट्स डिनर टाइम।
निशाल ने जल्दी से कहा। मुबादा वो कोई हरकत ही ना कर दे। इसकी इस कदर आवाज़ बाख्तगी पर वो कहकर लगाए बगैर ना रह सका। फिर आहिस्तगी से इसके गिर्द अपना इशार मजीद तंग कर दिया। निशाल की सांसें थमने लगी। मोहब्बत करती हूँ और फिर इज्तनाब भी बढ़ती हूँ, नॉट फेयर जिंदगी, तासुफ ज़दा अंदाज में कहते हुए वो एक बार फिर एक पल को रुका। निशाल की सांसें फिर रुकने लगी, मगर वो दोबारा गोया हुआ तो इसका लहजा जज्बात की भड़कती हुई आंच लिए बता, यकीन करो तुम इस सिगरेट से कई गुना बढ़कर जानलेवा हो। संजीदगी से कहते हुए जिगम ने इसका सर अपने सीने से लगा लिया। निशाल की धड़कनें वो अपने चौड़े सीने पर महसूस कर रहा था। जिगम, ये डिनर टाइम था, आपको भूख लग रही थी ना? इसका मूड बदलता देख वो बमुश्किल बोलती हुई इसकी गिरफ्त से निकलने को मचली। अब नहीं लग रही। जिगम, ये डिनर टाइम था, आपको भूख लग रही थी ना? इसका मूड बदलता देख वो बमुश्किल बोलती हुई इसकी गिरफ्त से निकलने को मचली। अब नहीं लग रही, और तुम्हें भी नहीं लग रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था कि मैं अकेला डिनर कर लूँ। सो मेरा मूड बदल चुका है अब। वैसे भी मिशाल और जरगाम तो अब तक डिनर कर भी चुके होंगे। अगली पली से बाहों में भरते हुए वो इत्मीनान से बोला। निशाल के होश उड़ने लगे थे। इसे वाकई भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि 3 बजे के करीब होटल पहुंचते ही सबने सिर होकर लंच किया था। लेकिन अब जिगम की आंखों से झलकती ख्वाहिशात तकाजे निशाल के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहे थे। अगर भूख नहीं लग रही तो हम आउटिंग के लिए चलते हैं ना? छोड़ें तो सही आप मुझे, अनजान बनते हुए निशाल ने इसे इल्तिजा की थी। ना यार, मैं आज बहुत थक चुका हूँ, तुम मेरी थकावट उतार दो प्लीज़। इसे आहिस्तगी से बेड पर लिटाते हुए बोलते जिगम की आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी। निशाल बेबसी से इसे देखती रही। इसे पूरे कमरे में इस पल अपनी धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। मरकरी बल्बलों की रोशनी में वो हॉल रूम जगमग कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, मिशाल एतराफ में, जबकि जरगाम मिशाल की तरफ देख रहा था। हे जर, कहाँ रह गए वो दोनों? टेबल पर रखे जरगाम के हाथ पर अपनी शहादत की उंगली से नॉक करते हुए मिशाल ने इससे पूछा। इसने फौरन निगाह का जाविया बदल दिया। आई डोंट नो, आ तो जाना चाहिए था। दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए जरगाम ने संजीदगी से कहा, जो रात के 10 बजाने वाले, तुम कॉल करके पूछ लो ना। मिशाल ने झुंझलाते हुए कहा, गुड आइडिया। कहते हुए जरगाम ने टेबल पर रखा अपना मोबाइल हाथ में लिया और जिगम का नंबर डायल करके कांसल लगा लिया। बेल जाने लगी, पहली, दूसरी, तीसरी। मान जरगाम के दिमाग में जगमगा हुआ। इसने फौरन कॉल कैंसिल की और मोबाइल वापस टेबल पर। मेरा ख्याल है हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं भी वो दोनों बिजी हूँ नॉर्मली। कहते हुए जरगाम ने थोड़ी सी सलाद मुंह में डाली। व्हाट, तुम पागल हो? भला वो दोनों इस टाइम किस काम में बिजी होंगे? बेवकूफ़ हो तुम। कॉल करो इन्हें और बुलाओ यहाँ, मुझे भूख लग रही है। मुंह बसोड़कर कहते हुए मिशाल ने बोतल से पानी गिलास में उंडेला था। जरगाम ने सरहद से निचला लब दांतों में दबाकर अपनी हंसी को रोका। ज़हीन आंखों में शरारत चमकने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? करो ना इन्हें कॉल। गिलास लबों से लगाते हुए मिशाल ने धीमे लहजे में कहा, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं पागल हूँ? जरा सा झुककर इसकी आंखों में आंखें डालकर जरगाम ने मुस्कुराते हुए लहजे में पूछा। मिशाल ने गिलास लबों से हटाते हुए नासमझी से इसके एतराम में देखा। वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इस टाइम किसी भी काम में बिजी हो सकते हैं। कंधे उचकार कर कहते हुए जरगाम ने वक्फा लेकर मायने खैज़ी से अपनी बात मुकम्मल की। वो लम्हे के 10वें सेकंड में इसकी बात का मतलब समझी थी। पानी पीती मिशाल को बुरी तरह इच्छू लगा था। जरगाम ने जल्दी से इसके हाथ से गिलास लिया। शट अप, खांसी हुई मिशाल पर मुश्किल बोली। इसके पीठ सहलाते हुए जरगाम के लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना महाल होने लगा, जबकि मिशाल की आंखों से बाकायदा पानी निकलने लगा। वो कुछ बोल नॉर्मल होती तो जरगाम वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। मिशाल का चेहरा शर्मो गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। बहुत ही बदतमीज हो तुम, इसे घूरते हुए मिशाल धीमी आवाज में बोली। हाँ, मगर पागल नहीं हूँ, ना ही बेवकूफ़ हूँ। मुस्कुराहट दबाकर बोलते जरगाम ने इसे जिताया। मिशाल निगाह चुरा गई, फिर अपनी प्लेट में चावल निकालने लगी, जैसे इसकी बात का असर ज़ाहिर करना चाह रही हो। अभी तुम बहुत छोटी हो, खबरदार जो आइंदा ऐसी कोई समझदारी दिखाने की कोशिश की तो बात नहीं करूँगी तुमसे। इससे निगाह मिलाए बगैर बोलती मिशाल का अंदाज गुरकने वाला था। और एली, मैं छोटा हूँ? बेचारी सी शक्ल बनाते हुए जरगाम ने दुहाई देने वाले अंदाज में पूछा। मिशाल ने
निगाह उठाकर इसकी जानिब देखा। जरकाम की निगाह इसके लाल टमाटर चेहरे के अतराफ में भटकने लगी। हाँ, तुम मुझसे छोटे हो, बड़े बनने की कोशिश मत करो, और अगर तुम्हारा इरादा मेरे साथ फ्लर्ट करने का है तो मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। अपने हाथ की उंगली उठाकर इसे वार्न करने वाले अंदाज में कहकर मिशाल ने अपनी प्लेट में मौजूद चावलों का चम्मच भरकर मुंह में डाल लिया था। जैसे इस वक्त इसके लिए डिनर करना ही सबसे ज्यादा जरूरी था। जरगामपुर इश्तियाक निगाहों से इसका ये बदला बदला रूप देख रहा था। वो कहीं से भी पहले वाली दब्बू सी डरपोक आदम बेजार मिशाल नहीं लग रही थी। भला मैं अपनी ही बीवी के साथ फ्लर्ट क्यों करूंगा? अपनी पहुंच गाते हुए जरगाम ने संजीदगी से कहा। मिशाल चुपचाप इसे देखती रह गई। वो कहीं से भी पागल, बेवकूफ या इससे छोटा नहीं लग रहा था। मिशाल ने दिल ही दिल में एतराफ किया था, मैं फ्लर्ट नहीं करूंगा, जब भी करूंगा इश्क करूंगा। इसकी आंखों में झांकते हुए वह नरमी से बोला। मिशाल का दिल धड़क उठा। हाथ में मौजूद चमचा हवा में मुअत्तल रह गया। मुझसे? वह हैरानगी से पूछ रही थी। आंखों में एकदम ही खौफ सा फैल गया था, जैसे इस जरगाम का खुद से मोहब्बत करना मंजूर नहीं था। और जरगाम पल में इसकी उलझन समझ भी गया था। अरे नहीं, आप तो मेरे दोस्त हैं ना, इश्क तो मैं इससे करूंगा जिसे मैं लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर तो बन जाओ, फिर इश्क माशूकी भी कर ही लूंगा। अपने लिए चावल निकालते हुए वो बड़ी संजीदगी से बोल रहा था। मिशाल को इत्मीनान हुआ, मगर अंदर ही कहीं बेचैनी से फैल गई, जैसे वो कोई नाम ना दे पाई। और जरगाम जो उम्मीद रखता था कि वो अब कहेगी कि मैं भी तो तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ, लेकिन इसने खामोशी से अपनी प्लेट पर झुकता देखकर वो आह भर के रह गया। अल्लाह जाने कब मेरी कश्ती किनारे लगेगी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। कुछ कहा तुमने? इसे बड़बड़ाते देख मिशाल ने कहा, नहीं तो। मुस्कुराते हुए जरगाम ने इसे मुतमईन करना चाहा, फिर बाकी डिनर करने के दौरान दोबारा नहीं बोली, और जरगाम भी चुपचाप अपने वाले मुंह में डाल रहा था। अब कहाँ जाना पसंद करेंगी आप? रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए जरगाम ने आहिस्तगी से पूछा। तुम बताओ। इसके साथ चलते हुए मिशाल ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। बाहर निकल कर देखते हैं, मेरा तो अभी रूम में जाने का दिल नहीं कर रहा। जरगाम के जवाब देने से पहले ही खुद ही बोल पड़ी। वो होले से मुस्कुराया। मैं भी यही सोच रहा था, चलिए। नरमी से कहते हुए जरगाम ने नामहसूस अंदाज में इसका हाथ थाम लिया, जैसे इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था। वो मुतमईन सी होकर इसकी संगत में होटल से बाहर निकल आई। छोटे छोटे कदम उठाते हुए जरगाम की हमराही में चलती पूरी इश्तियाक नजरों से एहतराम में देख रही थी। दूर ऊंची पहाड़ियों पर बने घर से फूटती धीमी रोशनियां, पहाड़ों में छोटे छोटे तारे चमकते महसूस हो रहे थे। जरगाम, कल हम वहां जाएंगे, बच्चों की तरह खुश होते हुए इसने इन घरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ जरूर। जरगाम ने फौरन हामी भरी थी। वो दोनों चलते चलते इसी रोड पर काफी आगे निकल आए थे। कुछ फूड शॉप्स और मार्केट से नजर आ रही थी। मिशाल ग्लास वॉल्स के साथ चलते हुए शॉप्स के अंदर मौजूद एशियाज देखने लगी। अंदर चलते हैं ना, जो पसंद आए ले लीजिएगा। हाथ में मौजूद मिशाल के हाथ को दबाते हुए जरगाम ने खुशदिली से कहा। मिशाल ने एक नज़र इसकी जानिब देखा, फिर इस बात में सर हिलाते हुए इसके साथ मार्केट के अंदर दाखिल हो गए। 15 से 20 मिनट की जद्दोजहद के बाद इसने जरगाम के लिए एक बास्केट पसंद आ गई थी। ये पैक करवा लो। मेहरून कलर के बास्केट जिस पर ब्लैक बारीक कढ़ाई निकली हुई थी, पहली नजर में ही मिशाल को पसंद आई थी। ये आप पहनेगी? जरगाम ने हैरत भरे तासरात समेत कहा। वो सोच भी नहीं सकता था मिशाल ने वो बास्केट इसके लिए पसंद की है। इसके सवाल पर मिशाल ने अपने बातें पर बाकायदा हाथ मारा। बुद्धू, ये तुम्हारे लिए पसंद की है मैंने। इससे जवाब देते हुए वो खुद भी हंस पड़ी थी। इसकी बात पर जरगाम को खुशगवार हैरत हुई। वो हंसने लगा। इसे यूं ही हंसता छोड़कर वो इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर सेल्समैन की तरफ बढ़ी। वो मैरून बास्केट पैक कर दें प्लीज। बास्केट की तरफ इशारा करते हुए मिशाल ने सेल्समैन को मुखातिब किया। इसकी आवाज पर दूसरी तरफ खड़े शख्स ने पलटकर इसके तरफ देखा। जरगाम भी मिशाल के साथ आ खड़ी हुई। मिशाल की जानिब देखते हुए इस शख्स की नीली आंखों में पहले तो हैरत उभरी, फिर भरपूर चमक। वो सरह से अपने चेहरे का रुख मोड़ गया, जबकि मिशाल और जरगाम बास्केट खरीद कर मार्केट से बाहर निकल गए। आपने अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं। इसने पुरसकून चाल चलती मिशाल की तरफ को मुखातिब किया। कुछ अच्छा लगेगा तो ले लूंगी। मिशाल ने अपनी छोटी सी नाक चढ़ाते हुए कहा। वो साथ साथ दूसरी शॉप्स का जायजा भी ले रही थी। मान यूं ही चलते चलते इसकी निगाह ग्लास वाल से नजर आते एक डेकोरेशन पीस पर पड़ी। वो डेकोरेशन पीसेस की शॉप थी। मिशाल वहीं खड़ी होकर इस शाहकार को देखती चली गई। कांच की हसीन दुनिया जिसमें एक गुड़िया तन्हा घुटनों में सर दिए बैठी थी। पास ही स्याह रविश से कांच पर इसका अक्स बनाया गया था, जिसमें वो गुड़िया औंधे मुंह लेटी सिसक रही थी। मालूम होता था वो स्याह अक्स गुड़िया रूह है जो इसके दर्द में सिसक रही है, जबकि गुड़िया से थोड़ी दूर एक शहजादा घुटने टेकर इसके सामने सर झुकाए बैठा था, जैसे वो इसके साथ का तमन्ना ही हो, इसके दर्द चुन लेने का मुतमन्नी। मिशाल खामोश निगाहों से वो मुकम्मल नमूना देखती चली गई जो इसकी जिंदगी की मुकम्मल कहानी बयान कर रहा था। बड़ी दुनिया में तन्हा लड़की और इसका अपना कौन।
एकदम मिशाल को इस डेकोरेशन पीस में सर झुकाए बैठे शहजादे पर जरगाम का गुमान हुआ। वो अचानक होश में आई और जरगाम की तरफ देखा, जो इसकी निगाहों के ताक़ुब में डेकोरेशन पीस देख चुका था। काफी रात हो गई है, अब हमें वापस चलना चाहिए जरगाम। इसका हाथ थाम कर वहां से खिसकते हुए मिशाल ने जल्दी से कहा। वो इस मंजर से दूर भाग जाना चाहती थी। इतनी भी रात नहीं हुई, अभी काफी लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, डरे मत। और अगर कोई नहीं होगा तो मैं तो हूं ही ना। इसके साथ वापस पलटते हुए जरगाम ने मुस्कुराते हुए कहा। मिशाल ने एक नज़र इर्द गिर्द देखते चलते स्याहों को देखा, जिनमें कुछ मकामी बाशिंदे भी थे। इन लोगों में से ना मैं किसी को जानती हूँ, ना ही इनके यहाँ मौजूद होने से मैं किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रही हूँ। तुम यहाँ हो इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, वरना लोगों की भीड़ मुझे मुतमईन नहीं कर सकती। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती वो धीमे लहजे में कह रही थी। जरगाम के लब मुस्कुराने लगे। यानी आपका इत्मीनान मेरी मौजूदगी के बाइस है? इसकी तरफ देखते हुए जरगाम ने नर्म लहजे में पूछा। बिल्कुल, मिशाल ने फौरन एतराफ़ किया। ओह, मुझे याद आया, मैं कुछ भूल गया। 2 मिनट में लेकर आता हूँ, क्या आप यहीं रुकेंगी? जरगाम ने उजलत दिखाने की भरपूर कोशिश की। मिशाल ने एक पल को इसे घूरा, फिर लब भींचते हुए इस बात में सर हिला दिया। जरगाम मुस्कुराते हुए पलटा और 20-25 कदमों के फासले पर मौजूद इसी डेकोरेशन पीस वाली शॉप की तरफ भागा। और वो खुद मिशाल के साथ वापस पलटा था, क्योंकि जानता था कि अगर वो भी मिशाल की निगाहों के मरकज को वर्ड बॉल खरीदने की कोशिश करेगा तो वो इसे ऐसा करने नहीं देगी। इसीलिए वापस इसके साथ वापसी के रास्ते पर चल पलटा था और अब बहाना बनाकर वापस शॉप में आया। वो सरस से शॉप के अंदर दाखिल हुआ और 1 मिनट के अंदर अंदर वो कांच की बॉल नुमा दुनिया पैक करवा कर बाहर निकल आया। तेज तेज चलता वो मिशाल की तरफ आ रहा था, जिसकी जरगाम की जानिब पूछती। मिशाल वहीं खड़ी नींद से बारी होती पलकें चिपक रही थी, जब इसकी निगाह सामने से आते शख्स से जा टिकने। इसकी बोझल पलकें पूरी की पूरी खुल गई। अपनी नीली कंचे जैसी चमकीली आंखों से मुस्कुराता वो इसकी तरफ देखते हुए इसी की जानिब आ रहा था। मिशाल का सांस अपने से 3-4 कदमों के फासले पर मौजूद पीटर डेविस को देखकर खुश्क हो रहा था। इसने बेइख्तियार सहारा लेने के लिए अपने बाईं जानिब मौजूद दीवार को हाथ रखा था। मिशाल के दिल की धड़कनें खौफ के बाइस पल में बेरब्त हुई थी। वो इसके करीब आ रहा था और करीब। इस पल मिशाल में इतनी हिम्मत ना हुई कि पलट कर देख लेती या किसी को पकड़ लेती। वो इसके करीब आया, इसकी तरफ देखते हुए अपनी बाई आंख दबाई और किसी हवा के झोंके की तरह इसके पास से गुजर गया। जरगाम जो मिशाल ही की तरफ आ रहा था, इसकी आंखों से इस अंग्रेज की आंख की बेहूदगी मख्फी ना रही। जरगाम लब भींचे हुए बड़े बड़े कदम उठाता मिशाल की तरफ बढ़ा। पीटर, जो मिशाल को खौफजदा कर देने की खुशी में अपने सामने से आते जरगाम को देख नहीं पाया था, अपने कंधे को एक जोरदार धक्का लगने पर वो होश में आया। इसे अपने करीब से गुजरता देख जरगाम ने जरा सा झुक कर अपने कंधा पूरी कुव्वत से पीटर के कंधे पर मारा था। वो पूरा हिल कर रह गया। इसकी इसकी जगह कोई और कमजोर जिस्मानी शख्स होता धक्का खाकर रोड पर गिरा पड़ा। पीटर ने पलट कर कंधा मारने वाले को अलकबात से नवाजना चाहा, मगर इस शख्स को मिशाल के पास ठहरता देखकर खुद को रोक गया। पीटर ने जरगाम को देखा। ऊंचा, लंबा कद और मगरूर नकूश वाला वो नौजवान देखने वाले को अपनी एक नज़र से ही तस्कीर करने की सलाहियत रखता था। जरगाम को अपनी तरफ से सख्त नजरों से देखता पाकर पीटर सरह से मुड़ा और वहां से मिनटों में गायब हो गया, जबकि जरगाम अब तशवीश ज़दा सा मिशाल की जानिब खड़ा इसे मुखातिब कर रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हैं आप? वो फिक्रमंदी से पूछा। मिशाल का गुलाबी चेहरा इस पर लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ रहा था। गुलाबी आंखों में खौफ की वाज़ेह लकीर थी। जरगाम का दिल कटने लगा था। मिशाल, मिशाल जान, क्या हुआ है? इसका रुखसार नरमी से छूते वो पुरअज़ियत लहजे में पूछ रहा था। जरगाम की आवाज़ पर वो जैसे होश में आई, तड़प कर इसके सीने से लग गई। जरगाम ने अपना बाजू सरहद से इसके गिर्द फैला लिया। मिशाल ने पलट कर धुंधली आंखों से इसकी तरफ देखा, जिस तरफ से अभी जरगाम आया था और पीटर गया था। मिशाल, क्या हुआ है? ऐसे क्यों दे रिएक्ट कर रही है यार? इसकी पीठ सहलाते हुए जरगाम ने फिक्रमंदी से पूछ रहा था। वो लड़का वो था यहाँ पर। मिशाल ने रोते हुए इसे बताने की कोशिश की। रिलैक्स मिशी, आप इतनी छोटी बात पर रो रही हैं। आप तो कह रही थी आप बहुत मुतमईन हैं। इसे खुद से अलग करते हुए नरमी से पूछ रहा था। आसपास के लोग इनकी तरफ मुतवज्जा होने लगे थे। हाँ तो तुम नहीं थे यहाँ तो कैसे मुतमईन हो जाती? वो इतना बदतमीज, बहुत बुरा है वो, तुम्हें नहीं पता? अपने गाल हाथों की पुछ से रगड़ते हुए वो भीगी आवाज में कह रही थी, पुरशिकवा लहजा। वो बस इसे देखकर रह गया। ये लेने गया था आपके लिए। दूसरे हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग इसके सामने करते हुए इसने संजीदगी से कहा। मिशाल ने भीगी पलकें चमकाते हुए शॉपिंग बैग को देखा। जरूरी तो नहीं था कि तुम मेरे लिए कुछ खरीदते। वो नहीं जानते थे कि इस बैग में क्या है, मगर फिर भी बोल पड़ी। अब तो खरीद लिया ना, अब चलें। इसका हाथ थामते हुए जरगाम ने नरमी से कहा। मिशाल ने एक बार फिर पलट कर देखा, लेकिन इसे वो नीली आंखें कहीं नजर नहीं आई।
कम ऑन मिशी, जा चुका है वो। अगर फिर कभी नजर आया तो बहुत मारूंगा इसे। डोंट वरी, जरगाम ने संजीदगी से कहा। अल्लाह ना करे, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। अल्लाह ना करे, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। फिर इसके साथ चलते चलते वो हौले से इसके कंधे पर सर रख दिया। आंखें फिर से नम हो रही थी। आइंदा मुझे ऐसे तनहा छोड़कर मत जाना प्लीज़। इसके साथ चलते चलते वो मिशाल ने धीमी आवाज़ में कहा। बदले में जरगाम इसे नरमी से जवाब देने लगा। वो इससे छोटे मोटे शिकवे कर रही थी, जबकि वो इसे अपने साथ का यकीन दिला रहा था। आरामदा बिस्तर पर लेटे जिगम की बंद पलकों में हल्की सी जंबिश हुई थी। करवट बदलते हुए इसने हमेशा की तरह नींद में इसका वजूद टटोलना चाहा था। वो सुबह जागने से पहले अमूमन यूं ही इसकी वाली साइड पर हाथ फेरता था, मगर हमेशा इसका हाथ खाली लौटता था। मगर आज जब इसने निशाल को छूना चाहा तो वो वहां मौजूद थी। जिगम ने जरा सी आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा। नीम अंधेरे में वो इसके आंखों पर हाथ रखे सोती हुई नजर आई। जिगम ने सरस से इसे अपनी जानिब खींच लिया। निशाल किस्मसाई मगर वो परवाह किए बगैर इसे अपनी बाहों में भरे महसूस कर रहा था। क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। निशाल का सांस रुकने लगा था। इसने धीमी आवाज में एहतजाज किया। तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, करने दो ना। वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला। मगर मेरा दम घुट रहा है। इसके सीने पर हाथ रखते हुए निशाल ने झूठ बोला। जिगम फौरन पीछे हुआ और इसकी जानिब देखा। वो फायदा उठाते हुए तेजी से बेड से उतरी। आप बहुत खराब हो गए हैं। लाइट्स ऑन करते हुए निशाल ने खफकी से कहा। जिगम हंस पड़ा। और तुम जो इतनी बिगड़ गई हो, इसका क्या करूं? उठकर बैठते हुए जिगम ने नरम लहजे में कहा। बर्दाश्त कर ले, इसके साथ और कोई ऑप्शन नहीं है इसके आपके पास। इससे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहती हुई वो वापस रूम की तरफ बढ़ी। हाय, जिगम ने वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। हाय, जिगम ने आह भरी। कर तो रहा हूँ, अपनी मुस्कुराहट दबाकर इसने ज़ेरे लब कहा। वो वॉशरूम में घुस गई तो जिगम बेड से उतरा और बेड के बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल के पास आया। पानी का जग और गिलास मौजूद था। जिगम ने मतलूबा चीज़ की तलाश में निगाह डाली। इसे वो मेडिसिन नज़र आ ही गई थी जो कल यहाँ पहुँचने के बाद मंगोरा पुलिस स्टेशन जाने से पहले वो इसे खाने के बाद लेने की हिदायत करके किया था। इसमें से 3-4 टैबलेट्स गायब थी। जिगम को यकगोना इत्मीनान हुआ, यानी वो पिछले 2 दिनों से मेडिसिन यूज़ कर रही थी। वो पुरसुकून सा होकर पलटा और अपना मोबाइल चेक करने लगा। अंदर कहीं दिल में छुपे नर्म जज्बात ने दुहाइयाँ दी थी, मगर वो कान धरे बगैर मोबाइल में लगा रहा। सूरज की शफाफ किरणें आसमान पर हर तरह फूटती फारूकी हाउस को रोशन कर रही थी। आगा जान ने अपने कमरे में बेड पर दराज मैगजीन्स पढ़ रहे थे। अम्मा भी किचन में खड़ी हुई थी, मुलाजमा से किचन साफ करवा रही थी। ऐसे में सिर्फ शाज़मा बेगम ही थी जो घर के खालीपन को महसूस करती बोलाई बोलाई सी फिर रही थी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो सीधा अपने बेडरूम में चली आई। बच्चों से बात हुई तुम्हारी? वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जब इनके सामने आते हुए शाज़मा बेगम ने बेचैनी से पूछा। टाई बांधते हुए इकराम साहब इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। कल दोपहर में ही हुई थी। वो चारों 3 बजे के करीब पहुंच गए थे। इकराम साहब ने आहिस्तगी से जवाब दिया। शाज़मा बेगम ने एक नज़र इनकी तरफ देखा, फिर मजीद एक कदम बढ़ते हुए इनके करीब आई। लाओ मैं बांधूं। इनके हाथ से टाई लेते हुए इन्होंने धीमी आवाज में कहा। वो चुपचाप इन्हें देख कर रह गए। नाराज हो मुझसे? पूछते हुए शाज़मा बेगम ने चोर निगाहों से इनकी तरफ देखा। जब इतने याद आ रहे हैं तो जिगम या जरगाम को कॉल क्यों नहीं कर लेती आप? इनकी तरफ देखते हुए इकराम साहब ने खफगी से पूछा। तो इन दोनों में से कोई खुद मुझे कॉल कर लेता। इकराम साहब की तरफ देखते हुए इन्होंने पुरशिकवा लहजे में कहा। टाई बांधकर अब वो इनकी शर्ट का कॉलर ठीक कर रही थी। और जब कल निशाल आपसे बात करना चाह रही थी तब क्यों बात नहीं की आपने? इनके पास शाज़मा बेगम के हर सवाल के बदले में बेहतरीन जवाब था। इकराम, मत करो ये। तुम क्यों मुझे शर्मिंदा करना चाह रहे हो? इनसे दूर होते हुए शाज़मा बेगम ने मुठियां भींचते हुए कहा। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा शाजी, आप खुद शर्मिंदा हो रही हैं, क्योंकि हकीकतन आप अपनी इन बच्चियों से की जाने वाली नफरत से थकती जा रही हैं। अपना वॉलेट दुरुस्त ड्रेसिंग टेबल से उठाते हुए इकराम साहब ने संजीदगी से कहा। शाज़मा बेगम ने भीगी आंखों से इनकी तरफ देखा था। हाँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ, बेवजह नफरत करती हूँ ना, वो चिढ़ते हुए बोली थी। इकराम साहब ने ताज्जुब ज़दा अंदाज में नफ़ी में गर्दन हिलाई। आप अब भी अपनी उलझन नहीं समझ रही शाज़मा? इनका तकलीफ ज़दा चेहरा देखते हुए अफसुर्दगी से गोया हुए शाज़मा बेगम ने इन्हें जवाब देना चाहा। तभी इनके मोबाइल पर बेल हुई। इकराम साहब पलटे और बेड साइड से टेबल पर से पड़ा शाज़मा बेगम का मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। एक नज़र स्क्रीन को देखा
फिर इनकी तरफ मुतवज्जा शाज़मा बेगम की तरफ देख, लीजिए आपके बेटे की कॉल है। मोबाइल इनकी तरफ बढ़ाते हुए इकराम साहब ने तंजन कहा। इनका अंदाज जिताने वाला था। शाज़मा बेगम ने मोबाइल इनके हाथ से लिया तो स्क्रीन पर ज़रकाम का नंबर जगमगा रहा था। इन्होंने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगा दिया, जबकि इकराम साहब सर झटकते हुए कमरे से चले गए। दूसरी जानिब ज़रकाम फर फर बोल रहा था। शाज़मा बेगम की आंखों से निकलते आंसू गालों पर फिसल रहे थे। शायद वो वाकई थकती जा रही थी। नरम नरम घास पर जूते उतार कर वो नदी की तरफ जाते रास्ते पर पड़े पत्थरों पर चलने लगी। ज़रकाम पहले से ही एक कदरे पड़े पत्थर पर बैठा नदी के पानी में पैर डाले हुए था। ठंडी यख पानी इसके पैरों को ठिठुरा रहा था। ढलती दोपहर के बाद नारंगी आसमान पर सफ़ेद बादलों के पहाड़ जैसे टुकड़े इस पल सफ़ेद महल के सर पर मंडला रहे थे, आंखों को ठंडा कर रहे थे। ये वादी मुर्गजार में वाक़या एक खूबसूरत होटल व्हाइट पैलेस का लॉबी एरिया था, जिसके दाईं तरफ चलती नदी के पास मौजूद वो दोनों इस वक्त आसपास की खूबसूरती को महसूस कर रहे थे। वो लोग सुबह नाश्ते के बाद कॉन्टिनेंटल होटल से निकलकर अपनी गाड़ी में सब्जे से ढकी ऊंची नीची पहाड़ियों के दरमियान बल खाती सड़कों पर सफ़र करते हुए सैदू शरीफ की तरफ आए थे। फिर वो खूबसूरत इलाका देखते हुए पक्के रास्ते से वादी मुर्गजार चले आए थे। मुर्गजार में वाक़या सफ़ेद संगमरमर से तामीर किया गया सफ़ेद होटल देखने वाला था। लंच के बाद जिगम तो वापस सैयद शरीफ चला गया था, क्योंकि इसे पुलिस स्टेशन जाना था। शहरोज़ खान से इसकी बात हो चुकी थी और जिगम ने इसे सैदू शरीफ की पुलिस स्टेशन में मिलने का कहा था, क्योंकि वापस मंगूरा जाना वक्त का ज़िया ही था। जबकि निशाल मिशाल लंच के बाद ज़रकाम के साथ सफ़ेद महल का जायजा ले रही थी। 24 कुशादा कमरे और रॉयल स्वीट हमेशा समेत वो महल 2 बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल पर मुश्तमिल था, जिन्हें फूड पॉइंट्स बना दिया गया था। एक अदर लंबी सी बलकोनी जिसमें रखे सब्ज पौधों के गमले वहां की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। निशाल तो कुछ देर इनके साथ घूम फिर कर अपने कमरे में चली गई, जबकि मिशाल ज़रकाम के साथ महल के लॉबी एरिया में दाएं बाएं बहती शफाफ पानी की नदी की तरफ आई थी। ज़रकाम के साथ ही थोड़े फासले पर पत्थरों पर बैठे हुए इसने भी नदी में पांव डालकर हिलाए। ठंडा पानी पैरों को लगते ही इसकी खनकी का एहसास हुआ, तो इसने फौरन अपने पैर वापस खींच लिए। उफ, कितना ठंडा पानी है, कहते हुए मिशाल ने ज़रकाम की तरफ देखा। तुम कैसे आराम से पांव डाले बैठे हो, निकालो बाहर, तुम भी, ठंड लग जाएगी। इसे आराम से बैठा देख मिशाल ने ताज्जुब भरे अंदाज में कहा। ज़रकाम पानी के अंदर डूबे अपने पैरों को हिलाने लगा। लेकिन मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ। मिशाल की तरफ देखते हुए ज़रकाम ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ठंड लग गई ना तो बाकी की सारी इंजॉयमेंट दरी की दरी रह जाएगी। मिशाल ने इसे डांटने वाले अंदाज में कहा तो ज़रकाम ने हंसते हुए अपने पाँव पानी से बाहर निकाली। ले जी, निकाल लिया, अब खुश, कहते हुए ज़रकाम ने मिशाल की तरफ देखा। इसके सफ़ेद पैर सुर्ख हो रहे थे। मिशाल की निगाह एक पल को इसके पैरों पर जम सी गई। इसने ब्लू जीन्स टुकनों से ऊपर फोल्ड कर रखी थी। सुर्ख और सफ़ेद पिंडलियों पर गुच्छेदार स्याह बालों पर नजर पड़ते ही मिशाल को हया सी आई थी। इसने सरस से अपनी निगाहों का जाविया बदल लिया था। धड़कनों में इर्ताज सा बरपा हुआ था। क्या सोच रही हैं? इसने खामोशी से पानी को घूरता देख ज़रकाम ने नरमी से कहा। मिशाल ने बमुश्किल इसकी तरफ देखा, जिसके वजीह चेहरे पर उगी शेव घनी हो रही थी। वो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी कल रात वाली इस कीमती वर्ड बॉल के लिए। वो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी थी। लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए मिशाल ने आहिस्ती से कहा। ज़रकाम संजीदगी से इसे देख कर रह गया। वो बात बदल गई थी। वो जान गया था जो चीज़ अच्छी लगे इसे अपनी मिल्कियत में ले लेना चाहिए, वरना ताउम्र एक तशनगी सी रह जाती है। वो ठह ठहर कर नरमी से बोल रहा था। यू आर राइट। मुस्कुराते हुए मिशाल ने फ़ौरन इसकी ताकीद की थी। ज़रकाम मीठी निगाहों से इसकी लबों पर चमकती मुस्कुराहट देखता रहा। क्या देख रहे हो? इसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए मिशाल ने महमूज आकर देखा। ठंडी हवा इन दोनों को जूती फिजा को महका रही थी। आपकी मुस्कुराहट, 2 लफ्जी जवाब देते हुए वो मुस्कुराया। मुस्कुराती रहा करें, अच्छी लगती हैं। वो दोबारा गोया हुआ तो मिशाल के लबों की मुस्कुराहट सिमट गई। वो चेहरे का रुख मोड़ कर रुखसानों पर आती लिटों को कान के पीछे रोसने लगे। इसके स्याह बाल मोटे जोड़े में मुकीद थे। ज़रकाम एक नज़र इसके सफ़ेद चमकते गर्दन पर डालकर नज़रों का जाविया बदल गया। मिशाल के कपकपाहट, लबों की कपकपाहट बहुत वाज़ेह थी। ज़रकाम ने कहा मोड़ कर भी इसकी बदलती हालत महसूस कर रहा था। मोहब्बत चुप सी रहती है। वो धीमे लहजे में बोलना शुरू हुआ तो मिशाल ने रुख बदल कर इसकी जानिब देखा। ज़रकाम के लब बहुत आहिस्तगी से हिल रहे थे। मोहब्बत चुप सी रहती है,
ये कैसी चुप लगी इसको, न जाने क्या हुआ इसको। बताती ही नहीं हमको कि जब नज़र में हिचकिचाहट हो, लबों पर कपकपाहट हो, कोई आंखों के रास्ते से दिल में घुसता ही चला जाए, मगर खामोशी गुमसुम सी ये अजीब उलझन में रहती है। कभी ये हम पे हंसती है, कभी खुद रोए जाती है, यूं ही उलझाए रखती है, हमें सुलगाए रखती है, अकेले दर्द सहती है, हुई फिर जर रहती है। कभी ये जान होती है, सब्र और जब्त होती है, जिस्म के एक एक खुलिये में रिचती और बसती है। ये खून के साथ शरियानों में हर लहजा सिरकती है, बदन के हर इलाके पर तो कब्जा मिल ही जाता है, मगर रूह की गहराई में क्या इसकी रसाई है? अगर ऐसा ना हो तो फिर जुदाई ही जुदाई है। इसके दिल का शवास हमेशा की तरह मिशाल के गिर्द एक फसू सा बिखेर गई थी। वो बिना पल के झपकाए इसे देखती गई, जो अब खामोश हो गया था। इसके उनाबी लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट रेंग गई थी। तुम्हारी मुस्कुराहट, वो एक पल को रुकी, बहुत प्यारी है जर, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। कहते हुए वो नरमी से मुस्कुराई, मगर इसकी गुलाबी आंखों में नमी चमक रही थी। जरकाम चुपचाप इसकी आंखों में फैलती उदासी देखता रहा, और इसके देखते ही देखते वो इसके पास से उठी और वहां से भाग गई। जरगाम के लबों की मुस्कुराहट जाती हुई मिशाल को देखकर सिमट गई। मोहब्बत मिशाल के गिर्द रक्स कर रही थी, मगर वो समझने से गुरेज बरत रही थी। जरगाम सोच चुका था कि इसे इस मोहब्बत का एहसास दिलाकर रहेगा। सवात कॉन्टिनेंटल होटल के मेन डोर से जरा फासले पर खड़ा वो फोन कौन से लगाए कॉल रिसीव होने का इंतजार कर रहा था। चौथी बेल पर कॉल रिसीव हो कर ली गई थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी और एक अच्छी खबर है जी। इसके कॉल रिसीव करते ही पीटर जल्दी से बोला। अपनी नीली आंखों को एतराफ में घुमाए हुए वो साथ साथ इर्द गिर्द का जायजा भी ले रहा था। जल्दी बोलो। दूसरी जानिब मौजूद जावियार बेग ने बेजारी से कहा। मिशाल सवात में ही है, हमारा काम आसान हो गया है। वो धीमी आवाज में इसे बता रहा था। जावियार बेग जो इस वक्त मालम जब्बा सिकई 0.0 वर्थ के पुरआसाइश कमरे में रिजॉर्ट के मालम जब्बा के रिजॉर्ट के पुरआसाइश कमरे में कंफर्टेबल बेड पर लेटा हुआ था। पीटर की बात सुनकर फौरन उठ बैठा। रेली, कहाँ, किस जगह? वो बेताबी से पूछ रहा था। मैं इस वक्त मंगोरा में हूँ। कल रात मैंने इसे यहीं कॉन्टिनेंटल होटल के बाहर देखा था, मगर आज अभी वो यहाँ नहीं है। मैंने पता करवाया है, वो अपने शौहर के साथ कल दोपहर यहाँ आई थी। कल की रात कॉन्टिनेंटल होटल में ही रुकी थी, मगर इस वक्त वो मंगोरा में कहीं नहीं है। पीटर को जितनी मालूमात थी वो इन्हें जवियार तक पहुंचा रहा था। तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्द अज जल्द पता करवाओ कि वो इस वक्त कहाँ है। वो सो कॉल्ड शोहर। इसको रास्ते से हटाना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। कान से लगाए मोबाइल पर अपनी हाथ की सख्त गिरफ्त से वो मुतनफ़्फ़र से बोला था। एक मिनट से, तुमने अभी बड़ी खबर सुनी ही नहीं, सो ज्यादा मत बोलो। पीटर डिवर्स फिक्रमंदी से बोला। क्या मतलब? पूछते हुए जावियार बेग की तेवरी पर बल चढ़े थे। लाहौर का एसपी हमारी तलाश में यहाँ सवात आया है। स्पीकर से उभरती पीटर की आवाज़ सुनते हुए जावियर की आंखों में तफिक्र फैल गया था। और खबर के मुताबिक वो एसपी कोई मामूली बंदा नहीं है। अब तक बहुत से मुजरमों को ठिकाने लगा चुका है। सो हमारे लिए इससे बचकर रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। पीटर परेशानी से बोल रहा था। एसपी की कोई तस्वीर? जाविया ने अपनी पेशानी मसलते हुए पूछा। अभी तक मैंने इसे नहीं देखा। तस्वीर मिलना तो बहुत दूर की बात है। और सबसे अहम और बुरी खबर यह है कि मिशाल के जिस शोर को तुम अपने रास्ते से हटाने की बात करे वो इस एसपी का छोटा भाई है। पीटर ने आखिरी बम भी इसके सर पर फोड़ा था। जावियर का दिमाग हकीकतन घूम गया। वो बेड से उतरकर बाकायदा टहलने लगा। ओके, तुम फिल वक्त पता लगवाओ कि मिशाल इस वक्त कहाँ है और सवात में कितने दिन कयाम करने वाली है। आगे मैं खुद देख लूंगा। संजीदगी से कहकर इसने कॉल काट दी। वो लब बेंचे संजीदगी से एसपी के बारे में सोच रहा था, जिसके नाम से भी वो वाकिफ नहीं था। सैदू शरीफ पुलिस थाने में बैठा वो अपने सामने टेबल पर बिछा वादी सवात का नक्शा देख रहा था। हर इस इलाके को पेंसिल से सर्कल किया गया था जहां से मुख्तलिफ तादाद में लड़कियां गायब हुई थी। मालम जब्बा, इस एरिया की क्या इन्फो है जान खान? शहरोज खान की तरफ देखते हुए वो संजीदगी से पूछ रहा था। मालम जब्बा, इस एरिया के क्या इन्फो है खान?
शहरोज की तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछ रहा था। सर, यहाँ ज्यादातर स्याह पाए जाते हैं। कल तक तो इस इलाके से कोई कंप्लेन नहीं मिली, मगर मैंने कल शाम ही मालूम जब्बा में मौजूद फोर्स को आपकी आमद के मकसद के बाबत आगाह कर दिया है। पुलिस फोर्स एक्टिव हो चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे खबर मिली है कि वहाँ चंद मशकूक लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक ने अपनी जबान खोल दी है क्योंकि वो मकामी बशिंदा है। शायद इसीलिए खौफजदा होकर अपनी जबान खोल चुका है। शहरोज खान ने इसे तफसीली तौर पर आगाह किया। और वो किसी लड़की का कुछ पता चला? इसने अगला सवाल पूछा, जिसका जवाब वो जानता था कि नहीं होगा। अभी तक नहीं सर, मगर अगर हम मालब जब्बा में गिरफ्तार हुए शख्स से तफ्तीश करें तो हो सकता है कोई सिरा हाथ आ जाए। शहरोज खान ने अपने तई बहुत अच्छा जवाब दिया। इसकी बात पर जिगम ने एक अबरू उचकाते हुए इस्तेज़ाइया हंसा। मिस्टर खान, इस एक शख्स की बिहाफ पर हम इस पूरी वादी में पहले मुजरमों को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक शख्स इस गैंग की सपोर्टिंग यूनिट है, यानी महज कारिंदा और बस। जबकि हमारा टारगेट ब्लैक मून गैंग के इन दो पिलर्स को अपनी कस्टडी में लेना है, जो वादी सवात में होने वाली तमाम किडनैपिंग्स को प्लान कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी हमारे हाथ आ जाता है तो दूसरे तक वो हमें खुद ब खुद पहुंचा देगा। एंड आई एम डैम श्योर इनमें से एक सवात के मरकज यानी मंगोरा में है, जो दूसरे को अब तक ये भी बता चुका होगा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। नक्शे के एक कोने पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए बोलता, वो पुरसोच निगाहों से मालूम जब्बा के आस पास इलाकों को देख रहा था। जबकि इस कदर गहरे तजिए पर DSP के 14 तबक रोशन होंगे हो सकता है। शहरोज खान ने हकलाते हुए इसकी बात की ताकीद की, वरना हकीकतन वो अंदर ही अंदर जिगम इजलाल की जहानत के रौब में आ चुका था। हमारा एक एक मिनट कीमती है DSP खान, क्योंकि जिस वक्त को आप दिनों में ज़ाया कर चुके हैं, इन्हीं दिनों के 24 घंटों को वो भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते रहे हैं। इसीलिए आपकी नाक के नीचे से इतनी लड़कियां गायब हो चुकी हैं। मगर अब बात करते करते वो रुका। होले से मुस्कुराए अंदाज में तमानियत एक एतमाद एक जाम था। अब हम इन 24 घंटों के एक एक मिनट को इस्तेमाल करेंगे। इनकी हर सोच से पहले इनके टारगेट तक पहुंचेंगे। मजीद लड़कियां अगवा करना तो दूर, वो जितनी लड़कियां गायब कर चुके हैं इनके लिए इन्हीं को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। वो पूरे एतमाद लहजे में बोल रहा था। लेकिन कैसे? DSP पूछे बगैर ना रह सका। जिगम ने एक नज़र इस पेटान की जानिब देखा, जिसकी तरफ देखते हुए बेसाख्ता जमान याद आया था। जाने किस बेवकूफ़ ने इसको यह ओहदा दिया है। दिल ही दिल में इसका और जमान का मुकाबला करते हुए वो सोच कर रह गया था। मंगोरा की पुलिस फोर्स को एक्टिव करो, सिविल ड्रेस में आज की सारी रात मंगोरा का कूचा कूचा छान मारो, पहाड़ खुदवाओ, मगर ब्लैक मून गैंग के कारिंदों को ढूंढो। कारिंदे मिलेंगे तो लड़कियां भी मिल जाएंगी। आई एम श्योर अगवा हुई सारी लड़कियां एक साथ नहीं हैं, इन्हें मुख्तलिफ इलाकों में रखा गया होगा। बोलते हुए जिगम की निगाहों का मरकज बदल चुका था। इसकी नज़र फिर से नक्शे पर नजर आते इलाकों पर थी। ओके सर, मगर फिर भी वो चेयर पर्सन ना मिला तो? शहरोज खान ने संजीदगी से पूछा। जिगम जी भर कर बदमजा हुआ। तो वो आपकी नाअहली होगी शहरोज खान, कहते हुए वो टेबल के पास से हटा अंदाज में सर्द मोहरी थी। ये भी तो हो सकता है कि वो मंगोरा में हो ही ना, शहरोज खान ने फौरन कहा। इस जिगम के अल्फाज नागवार गुजरे थे। इसके सवाल पर जिगम इसकी तरफ पलटा। वक्त से पहले खुद को डिफाइंड मत करो खान, इसे ढूंढो। अगर मंगोरा में ना मिले तो रहीमाबाद और सैद शरीफ का इलाका छान मारो। है वो सवात में ही, तो फिर क्या मुश्किल है? तो फिर मुश्किल क्या है? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। जिगम ने इसे लाजवाब कर दिया। शहरोज खान ने तिरछी नजरों से इसे देखा। इसके पास सर हिलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे वो यस सर कहता चुप कर गया। गुड। वो कल सुबह होते ही मुर्गजार से मलम जब्बा की तरफ रवाना हो जाऊंगा। आप कल मेरे वहां पहुंचने से दोपहर तक मुझे यहाँ की रिपोर्ट देंगे। इसके बाद ही मैं अगला एक्शन लूंगा। अपना मोबाइल टेबल से उठाते हुए जिगम ने इसे मजीद हिदायत दी थी। शहरोज खान इसके हर हुक्म पर लब्बैक कह रहा था। वो थोड़ी देर मजीद वहीं रुके रुके इससे चंद बातें करता रहा, फिर थाने से निकल आए। वहां से निकलकर वो तेज तेज कदम उठाता, एहतराम में सरसरी निगाह दौड़ाता फुर्ती से चल दिया। सीमेंट उखड़ी सड़क पर चलते हुए वो एतराफ में बने एक दूसरे से काफी फासले पर झोंपड़े नुमा घरों का जायजा ले रहा था। शाम ढलने को थी। रात आसमान के सीने पर छा कर इस पल पहाड़ों को स्याह करने को बेचैन लग रही थी। 5 से 7 मिनट की पैदल मुसाफिर के बाद वो माल रोड पर आया था। फिर 2 से 3 मिनट की मशक्कत के बाद एक ड्राइवर मिल ही गया था। वो टैक्सी में बैठा अब ड्राइवर को गाड़ी तेज रफ्तार में ड्राइव करने की हिदायत दे रहा था।
इससे जल्द अज जल्द सफ़ेद महल पहुंचना था। दोपहर जब सैदो शरीफ के लिए निकल रहा था तो निशाल के चेहरे पर फैलने वाली पसमंदगी ने इसका दिल बेकरार कर दिया था। और अब हाल ये था कि दिल की बेकरारी आहिस्ता आहिस्ता बेचैन और बेसब्री में बदल रही थी। वक्त काटना मुश्किल होने लगा था। इसने मोबाइल की स्क्रीन को टच करके कॉल लिस्ट ओपन की। अब वो इकराम साहब का नंबर डायल कर रहा था। शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूदों ज़िया क्या है तुमने जान पाओगे। दिल के दाम कितने हैं, ख्वाब कितने महंगे हैं और नकदे जान क्या है तुम ना जान पाओगे। कोई कैसे मिलता है, फूल कैसे खिलता है, आँख कैसे झुकती है, सांस कैसे रुकती है, कैसे राह निकलती है, कैसे बात चलती है, शौक की ज़बान क्या है तुम ना जान पाओगे। वसल का सुकून क्या है, हिज्र का जुनून क्या है, हुस्न का फसूं क्या है, इश्क के दौरों तुम मर्ज़े दानाई हो, मसलियत के शुदाई हो, राह गुमराह हाँ क्या है तुम ना जान पाओगे। जख्म कैसे फैलते हैं, दाग कैसे जलते हैं, दर्द कैसे होता है, कोई कैसे रोता है, अश्क क्या है ना ले क्या, दश्त क्या है छाले क्या, आह क्या फुगान क्या है तुम ना जान पाओगे। जानता हूँ मैं तुमको ज़ौक़ शायरी भी है, शख्सियत सजाने में एक ये माहिरी भी है, फिर भी हुर्फ चुनते हो, सिर्फ लफ्ज़ सुनते हो, इनके दरमियान क्या है तुम ना जान पाओगे। भीगी आंखों को बंद किए वो ज़ेरे लब जावेद अख्तर की नज़म दोहरा रही थी। गुलाबी लबों पर मजरूह सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। कमरे से मुल्हिक बालकोनी के ग्लास डोर पर भारी पर्दे गिरे हुए थे जिन्हें पिछले 72 घंटों में इसने सरकाने की जहमत नहीं की थी। वो 3 दिन से इसी कमरे में कैद थी, एक खुद साख्ता कैद जिससे निकलने की इसने कोई चाह नहीं की थी। वेटर तीनों वक्त का खाना पाबंदी से इसे इस पुरअसाइश कमरे में दे जाता था। कभी वो अपने वजूद में पलने वाली नन्ही जान के लिए इस खाने को हलक मार कर लेती, कभी दूसरे वक्त वो खाना वैसे ही वेटर वापस ले जाता। जिंदगी जैसे बेमकसद सी हो गई थी सामिया के लिए, बेकशिश बेरंग नकारा सी। अपनी आंखें खोलते हुए वो बेड से टेक छोड़कर सीधी हो बैठी, दाईं जानिब गर्दन घुमाकर एक नजर आईने में नजर आते अपने अक्स पर डाली, फिर रोते रोते मुस्कुराई, बेड से उतरी और चलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गई। तुम सामिया उल्वी, शीशे में नजर आते अपने उजड़े अक्स की जानिब अपनी शहादत की उंगली उठाते हुए सामिया ने इस्तेज़ाई अंदाज में खुद को मुखातिब किया। तुम इतनी बुज़दिल कब से हो गई, इतनी मायूस, इस कदर लाचार, बेबस कैसे हो सकती हो तुम सामिया। हैरत अमेज़ अंदाज में अपनी आंखों को सुकेड़ते हुए सामिया साफ आवाज़ में बोल रही थी। इसके दिलकश आवाज़ में पानी था मगर आवाज़ में आंखों में पानी था मगर आवाज़ में बरहाट नहीं थी। रो रही हो ना तुम, है ना, मुसलसल रो रही हो, लेकिन क्यों, किसके लिए, किसके गम में, पूछते हुए इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी मगर अक्स में नजर आती सामिया इसके सवाल के बदले में खामोश थी। जमान रुला रहा है मुझे, इसकी याद तड़पा रही है मुझे, इसकी दूरी मुझे बेकरार करती है। सामिया के सवाल के जवाब में इसका दिल धीमी आवाज़ में खिखियाया था, जैसे इसे अपने डपटते जाने का अंदेशा हो। जवाब सुनकर सामिया ने सुलगती नजरों से अपना जर्द चेहरा देखा। क्यों, इसे कब परवाह है तुम्हारी या तुम्हारी तड़प की, तो फिर तुम क्यों बेकरार होकर अपना जीना हराम कर रही हो, क्यों जिंदगी को खुद पर तंग कर रही हो सामिया ने दिल के जवाब में एक बार फिर अपने अक्स को मुखातिब किया। आवाज़ में इस बार दर्द सा था। इसके जर्द चेहरे पर सजी इसकी आंखें भी अब चीख रही थी, मुझे इसे देखना है, वो मेरी बसारत है, मेरी रोशनी, मेरी रातों की नींद। जमान मुझे जमान ला दो। इसके इर्द गिर्द सरगोशियां बढ़ने लगी और साथ ही इसकी आंखों के आंसू भी। कहाँ से लाऊं, छोड़ चुका है वो तुम्हें, नहीं रहा वो तुम्हारा, तो फिर तुम क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो। भूल जाओ इसे, फतेह पढ़ लो इस पर, क्योंकि तुम्हारा जमान तो इसी दिन मर गया था जिस दिन इसे इसकी शिनाख्त मिली थी। भूल जाओ सामिया, प्लीज़ भूल जाओ, बाकायदा हाथ जोड़कर कहते वो सिसक पड़ी। नजरें उठाकर देखा तो रोता हुआ अक्स इसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। सामिया बेबसी से अपने माथे पर हाथ मारती वहीं बैठती चली गई। इसे शिद्दत से अंदाजा हुआ कि वो पिछले 10 मिनट से जो बकवास कर रही है वो इसके दिमाग का खलल था और कुछ नहीं। इसे ए काश कि तुम मुझसे मोहब्बत ना करती जमान उल्वी।
काश मैं तुमसे दिल ना लगाती तो शायद दुनिया के किसी कोने में तुम्हारे बगैर दिल लग ही जाता। अब कहाँ जाऊँ, किससे इस मर्ज की दुआ लूँ, किससे मदद मांगूँ, किस तरह जीऊँ। ड्रेसिंग टेबल से सर टिका कर फूट फूट कर रोती। वो बड़बड़ाई, अंदाज बच्चों जैसा था। हाँ, मुझे तुम याद आते हो, बहुत याद आते हो। कैसे भुलाऊं कि तुम किसी पल भूलते कब हो। मैं क्या करूं अल्लाह। दर्द में तड़पते हुए बेसाख्ता इसके लबों से अल्लाह का नाम निकला। या अल्लाह मुझ पर रहम कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे सुकून दे दे, करार दे दे। मैं मर रही हूँ, मुझे इस मोहब्बत से निजात दे दे, मुझे सब्र दे दे। यूं ही रोते रोते इसने हाथ जोड़कर अपनी पेशानी से लगा लिया। हाँ, इसे अपने परवरदिगार की याद आ गई थी। इस पल जब तकलीफ का बोझ इसके कंधे से सहने से इनकारी थे, जब रूह की बेचैनी इसे ना जीने दे रही थी और ना मरने। इसे अपनी भारी होती आंखें खोलकर ड्रेसिंग टेबल का सहारा लिया था। रोते रोते जैसे एक रोशनी की किरण सी मिली थी। वो पूछ रही थी कि किससे मदद मांगे। इसके दिल के पुरनूर गोशे ने इसे अल्लाह का रास्ता दिखाया था। वो नहीं जानती थी कि रात का कौन सा पहर है, लेकिन बस दिल की बेकरारी मिटाने को वजू करके आई थी और जैनमाज बिछाकर नौफिल की नियत बांध ली थी। इसे हकीकी रास्ता नजर आ गया था, मदद के लिए दर मिल गया था और यकीनन वो खाली हाथ लौटने वाली नहीं थी। 12 से 13 किलोमीटर का फासला ढिलवानी रास्ते के बाईस 15 मिनट की बजाय 40 मिनट में तय पाया था। ड्राइवर को किराया देकर वो सफ़ेद महल के वसी हदूद में दाखिल हुआ था। लॉन में 2-4 फैमिलीज कुर्सियों पर डेरा डालकर बैठी आपस में खुशगपियों में मसरूफ थी। वो बिना एतराफ़ में निगाह डाले अपना फ़ोन हाथ में पकड़े अंदरूनी इमारत में चला गया। इसे अपनी पुश्त पर अक्सरियत की निगाह की तपिश महसूस हुई, मगर इसे परवाह कब थी। लंबे लंबे ढंग पर था। वो अपने और निशाल के लिए बुक रूम तक आया था। 4-5 सीढ़ियों को एक ही जस्ट में फलांग कर इसने की हॉल में चाबी घुमाई और अगले ही पल वो कमरे के अंदर था। इसने निगाह उठाई तो वो इसे मिशाल के पास बेड पर आड़ी तिरछी लेटी नजर आई। मिशाल इसके सरहाने बैठी एक हाथ से इसके बाल सहला रही थी, जबकि इसका एक हाथ निशाल के हाथ में था। जिगम को इसकी हालत कुछ बिगड़ी हुई लगी थी, तो वह सरस से चंद कदमों का फासला पाटते हुए दूसरी तरफ से इसके करीब बेड पर बैठा था। क्या हुआ है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? बेख्तियार इसकी कलाई थामते हुए इसने बेचैनी से पूछा। मिशाल ना महसूस अंदाज में निशाल के पास से उठकर फर्श पर खड़ी हो गई। निशाल की गुलाबी रंगत कदरे जर्द लग रही थी। जिगम का दिल डूब कर उभरा। शायद इन टेबलेट्स ने अपना असर दिखा दिया था। तबीयत ठीक नहीं है इसकी। शाम से ही इसका दिल घबरा रहा था और अब तो सर भी भारी हो रहा है। आप इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, हो सकता है कि कोई बात हो। निशाल की बजाय इससे जवाब देती मिशाल आखिर में बोलते हुए झिझकी। इसकी क्या जराई पर निशाल और जिगम ने बर वक्त एक दूसरे को देखा था। जिस बात की वो बात कर रही थी इससे तो वो दोनों पहले से ही आगाह थे। जिगम ने आहिस्तगी से इसका हाथ छोड़ दिया और बेड से उतरकर खड़ा हो गया। जरगाम कहाँ है? बात बदलने को जिगम ने मिशाल से पूछा। निशाल अब बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ चुकी थी। वो हमारे रूम में है, लैपटॉप पर अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहा है। मिशाल ने धीमी आवाज में से जवाब दिया। ठीक है, इसे कहना फ्री हो तो मुझसे मिले। मिशाल को कहते हुए इसने अपना मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। मिशाल इस बात में सर हिलाकर जाने लगी तो जिगम ठटका। वो ठटक गया क्योंकि इसकी निगाह चौंक गई थी। मिशाल के चेहरे पर वाजिया वो लफ्ज जी का था। जिगम को खुद पर हैरत हुई। इसने आज से पहले इस नेज पर क्यों नहीं सोचा था। मिशाल भी तो लंदन से आई थी, तो क्या मजीद सोचें इसके जहन को मुंतशिर करने लगी। तभी निशाल की आवाज़ पर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मिशाल कमरे से जा चुकी थी। कैसा रहा आपका दिन? इसकी तरफ देखते हुए वो मुकम्मल संजीदगी से पूछ रही थी। जिगम ने एक नज़र बगौर इसकी गुलाफी आंखों को देखा जो इसके रोज उगने की चुगली खा रही थी। दिन नहीं, सिर्फ शाम, दोपहर तक मैं तुम्हारे साथ था, नरमी से कहते हुए जिगम कमरे में रखी चेयर जमीन से एक बेड के करीब करते हुए बैठा। निशाल खामोश निगाहों से इसे देख रही। तबीयत को क्या हुआ है? तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही निशाल? किस बात की फिक्र है तुम्हें? जिगम ने मुकम्मल तवज्जो से पूछा। जरा सा झुक कर घुटनों पे कोहनियां टिकाकर इसने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर थोड़ी के नीचे रख ली। इसके सवाल पर एक पल को निशाल के चेहरे पर अजियत के रंग नुमाया हुए थे, जिन्हें छुपाने को वो हौले से मुस्कुराई। मुझसे नहीं रखा जाता, आप रख लिया करें। जिगम के संजीदा चेहरे की तरफ देखते हुए निशाल ने नरमी से जवाब दिया। वो चाहकर भी इसे ना बता पाई कि इसे किस बात की फिक्र है, ना ही जिता पाई कि वो इस फिक्र से बखूबी वाकिफ भी है। रखने की कोशिश तो करता हूँ, मगर तुम बहुत जिद्दी होती जा रही हो। निगाहों का रुख मोड़ते हुए जिगम ने कुछ खफगी भरे अंदाज में कहा। इसके सर जवाब पर निशाल अपनी जगह से हिली और ऐन इसके सामने बेड से टांगे लटकाकर बैठ के वो हुनूज नजरें फेरे हुए था।
ख्याल सिर्फ जिस्मों का ही रखा जाता है क्या? दिल के जज्बात, रूह के एहसासात, इन्हें भले ही मार दिया जाए। इसका कुछ नहीं जिगम। इसे नजरें चुराए देख, वो सिलगते लहजे में गोया हुई आवाज में टूटे कांच की सी गिरचियां थी। इसके तल्ख जवाब पर जिगम ने निगाह उठाकर निशाल की तरफ देखा था। आंखों में नमी लिए वो इसकी तरफ देख रही थी। टैबलेट्स का असर हो गया है ना? वो पूछते हुए जिगम को अपना लहजा अजनबी सा लगा। वो चाह कर भी आज अपनी आवाज में बेगानापन नहीं समो पाया था। इसके सवाल पर निशाल की आंखों से आंसू टूटकर रिक्सारों पर फिसले थे। वो सर झुकाकर निचला लब दांतों में दबा गई। शायद सिसकियां रोकने की कोशिश की। जिगम की ब्राउन आंखों में सुर्खाई उतरने लगी। बोलो निशाल। इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए वो सर्द लहजे में पूछा था। अगर ऐसा हो चुका था तो इसे कमजोर नहीं पड़ना था, अपने डूबते दिल को पत्थर करना था, क्योंकि वो जो हो चुका था वही बेहतरीन फैसला था। जिगम इजलाल की नज़र में तो कम अज कम ऐसा ही था। आप खुश हैं? निशाल ने सर उठाकर भराई हुई आवाज में पूछा। जिगम के भिंचे हुए लब और चेहरे पर वाजिया पथरीले तासरात इसके जब्त की गवाही दे रहे थे। वो दांत पीसते हुए चेयर से उठ खड़ा हुआ। मेरी खुशी की बात मत करो। मेरी जिंदगी में मुझे कहीं भी खुशी की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी कोई जरूरत मैंने कभी महसूस नहीं की। इसकी तरफ से रुख मोड़ते बेहिसी से खोया हुआ। बेड से उठते हुए निशाल इसकी तरफ आई। तो फिर मुझे क्यों अपनी जिंदगी में शामिल कर रखा है? निकाल फेंके मुझे भी। इसके जज्बात से आ रही सुर्ख आंखों में देखते हुए निशाल ने तल्खी भरे लहजे में कहा। इसकी बात का मतलब समझते हुए जिगम इजलाल मुस्कुराया। फिर एक कदम इसकी तरफ बढ़ते हुए इसे बाजुओं से थाम लिया। गिरफ्त में शिद्दत थी। तुम मेरी खुशी नहीं हो निशाल फारूकी, जिसकी मौजूदगी मेरे लिए ज़रूरत नहीं और जिसे मैं गैर ज़रूरी समझकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ। तुम मेरी ज़िंदगी की वो बुनियाद हो जिसके बगैर सिर्फ मौत की गुंजाइश निकलती है। समझी तुम? इसकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से बोलता हुआ इसे साकित कर गया था। कोई इजहार नहीं किया था, कोई इकरार नहीं किया था। बड़े हक से, बड़े इस्तेहकाक से वाज़ह तौर पर इस पर जिता दिया था कि जिगम इजलाल के लिए सांसों किसी अहमियत रखती है। ऐसी सांसें जो कभी टूटने लगें तो वो जीने के लिए मसनूई सांस लेना भी गवारा ना करता। हाँ, वो इतनी ही अहम थी जिगम के लिए। निशाल चुपचाप भीगी आंखों से इसे देखे गई। जिगम ने नरमी से इसके आंसू साफ किए। मेरे लिए कुछ अहम नहीं है, ना तो मेरी खुशी ना ही मेरा दुख। कुछ अहम है तो वो तुम हो। कब से, किस वक्त से, ये मैं नहीं जानता। नहीं बताऊंगा निशाल, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता, और ये जो अजियत तुम्हें दी है वो भी मुस्तकबिल की अजियतों से बचाने के लिए की है, क्योंकि जिंदगी भर रोने से बेहतर है कि हम चंद दिन रो लें। ठहर ठहर कर धीमे लहजे में बोलता वो इससे इस पल बेबस लगा था, मगर लहजा अब भी मजबूत ही था। निशाल ने इस पल अपने और इसके दरमियान बाकी एक कदम का फासला भी तय कर दिया और इसके सीने पर सर रख दिया। आंसू फिर से बहने लगे थे। कुछ देर पहले आंखों से गिरने वाले आंसुओं की वजह जिगम इजलाल के गुस्से का खौफ था, जिससे जिगम ने कुछ और ही अखज़ कर लिया था, और अब जो आंसू बह रहे थे वो वजह थी जिगम इजलाल का जुनून, और इसके जुनून का खौफ निशाल के लिए इसके गुस्से के खौफ से बढ़कर था। जाने हकीकत पता चलने पर वो इसके साथ क्या सलूक करता। वो इसे सीने से लगाए बड़ी नरमी से इसकी पुश्त सहला रहा था। जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, इसे खुद से अलग करते हुए जिगम ने नरमी से कहा। निशाल ने चौड़ निगाहों से इसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक सकूत सा था। शायद वो अपनी औलाद का कत्ल कर देने पर, अपनी औलाद को खो देने पर जब्त कर चुका था। कितनी मुश्किलों से इसका अंदाजा निशाल को ना हो सका। जबकि वो आने वाले कल के बारे में सोचती फिक्रमंदी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो इसकी खामोशी से जो मतलब अख्ज़ कर चुका था, वो मतलब यकीनन निशाल को महंगा पड़ने वाला था। कुछ देर मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मार वो वाजिया वॉशरूम में ही खड़ी रह गई। फिर खुद को कंपोज करती बाहर आई तो कमरे में वेटर डिनर टेबल सेट कर रहा था। वो तौलिए से चेहरा साफ करती टेबल के पास पड़ी चेयर्स में से एक पर आ बैठी। जिगम भी साथ वाली चेयर पर बैठ गया। इन दोनों ने एक दूसरे की परवाह में निवाले हलक मार किए थे। खाने के दौरान वो इससे हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था। फिर थोड़ी देर के लिए इसका हाथ थामकर इसे कमरे से बाहर बाग में ले आया। इसके शानों के गिर्द बाजू फैलाई से सहारा दिए। वो थोड़ी देर इसे वॉक करवाता रहा कि ये निशाल के लिए ज़रूरी था। ऊंचे लंबे दरख्तों की टहनियाँ छोटे छोटे पत्तों से भरी आंखों को खिजा कर रही थी। वो जैसे जिस तरह चल रहे थे वहां से सफ़ेद महल की इमारत के सामने एक गोल दायरा नुमा एरिया में सफ़ेद संगमरमर के बने संगी बेंचेस और
दरमियान में मेज नस्फ थी, बखूबी नजर आ रही थी। एक कपल इनमें से एक बेंच पर बैठा महवे गुफ्तगू था। इनकी निशाल और जिगम की जानिब पुश्त थी। वो मुस्कुराती निगाहों से इस कपल को देखकर नजरों का जाविया बदल के इसकी संगत में राह चलती। इर्द गिर्द के माहौल में खो सी गई फिजा में खनकी बढ़ने लगी तो वो जो 15 मिनट से इसे खुद से लगाए चल रहा था इसलिए वापस रूम में आ गया। अब कैसा फील कर रही हो? डॉक्टर के पास चलें? इसकी तरफ देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में पूछ रहा था। निशाल ने झट नफी में सर लिया। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, बाहर बाग में जाना है। निशाल ने जल्दी से इसे जवाब दिया। नहीं, तुम्हें अब सिर्फ सोना है। जिगम ने बड़े नर्म लहजे में इसकी बात से इनकार किया था। मुझे नींद नहीं आ रही। निशाल ने वापस आ जाने पर एहतजाज किया था। हाँ, मगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो लेट जाओ, शाबाश। नरमी से कहते हुए जिगम ने इसे बेड पर बिठाया। यहाँ आराम करवाने के लिए लाए हैं आप मुझे? बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए निशाल ने खफगी से पूछा था। हाँ तो किसने कहा था कि अपनी तबीयत खराब कर लो? कल सुबह ही मालूम जब्बा के लिए निकलेंगे, फिर खूब इंजॉय करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा आराम कर लो। कहते हुए जिगम बेड की दूसरी तरफ से इसके साथ आ बैठा। अच्छी जबरदस्ती है, वो बड़बड़ाई तो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर लेटने के से अंदाज में बैठते हुए जिगम ने इसका सर अपने कंधे से लगा लिया। चलो जो तुम समझ लो, मगर बर्दाश्त तो तुम्हें करना पड़ेगा। धीमी आवाज में कहते हुए जिगम ने इसके बाल कैचर की कैद से आजाद कर दिए। इसकी इस हरकत पर निशाल के गाल एक पल को सुर्ख हुए थे, मगर इसकी हालत से अनजान वो अब आहिस्ता आहिस्ता इसके सिल्की बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। कल का दिन जैसे तुम चाहोगी हम वैसे गुजारेंगे। तुम्हें खूब घुमाऊंगा, जहाँ चाहो वहाँ ठहरना और एंजॉय करना। अपनी उंगलियों को हरकत देते हुए धीमी आवाज में बोलता इसकी खफगी दूर करने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ कल का दिन क्यों, जब तक हम यहाँ हैं मैं हर दिन आपके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। एक दिन में अगर ढेर सारा घूमूं फिरूंगी तो मैं थक जाऊंगी। इसकी शर्ट के बटन छेड़ते हुए वो हल्की आवाज में कह रही थी। इसके बालों में हरकत करती जिगम की उंगलियां एक पल को रुकी, फिर इसी अंदाज में चलने लगी। निशाल को सुकून सा मिल रहा था। मैं तुम्हें कभी थकने नहीं दूंगा। जिगम की आवाज सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। इसने दूसरी हाथ को दीवार की जानिब बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी। अब सिर्फ कमरे में साइड लैंप की रोशनी चल रही थी। अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे आपका सिर्फ कल का दिन नहीं चाहिए। आंखें मूंदते हुए निशाल ने आहिस्तगी से कहा। मेरी जिंदगी का हर दिन, हर पल, हर लम्हा तुम्हारे लिए ही है निशाल। दूसरे हाथ से इसके गाल को छूते हुए जिगम ने बेखुद सा होकर कहा। मुझे आपकी नहीं, आपकी जिंदगी का हर दिन आपके साथ गुजारना है, साथ चाहिए जिगम। मुझे मेरे मरते दम तक आप मेरे साथ चाहिए। निशाल बोझल आवाज में बोल रही थी। जिगम की मजबूत उंगलियां इसके बालों में चलती इसे नींद की वादियों में पहुंचा रही थी। इस बार वो निशाल की बात को कोई जवाब ना दे पाया था। देता भी कैसे, इसे अपनी जिंदगी के दिनों की गिनती ही कब आती थी। इसके खामोश रहने पर निशाल कुछ न बोली तो जिगम ने आहिस्तगी से आंखें मूंद ली। कुछ लम्हे यूं ही से रखे इसके बालों में हरकत करती जिगम की उंगलियां रुक चुकी थी। इसे अपनी जलती आंखें खोली और जरा सा झुककर अपने सीने पर रखे लेटी निशाल की तरफ देखा। इसकी गहरी सांसें बता रही थी कि वो सो चुकी है। जिगम ने बहुत आहिस्तगी से इसका सर अपने सीने से हटाकर तकिए पर रखा। अपनी सुर्ख आंखों से निशाल का गुलाबी चेहरा देखा। इसकी रूह में गुली बेचैनियां अब बाकायदा चीख रही थी। वो जरा सा झुका और अपने दहकते लब इसकी पेशानी पर रखे, फिर सीधा हुआ साइड लैंप ऑफ किया और इस पर कंफर्टर डालकर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आते हुए वो निशाल की सोतन को साथ लाना नहीं भूला था। अब वही कमरे के बाहर चक्कर लगाते वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। निशाल को तो वो सुला चुका था, लेकिन बेऔलाद होकर खुद कैसे सो जाता। हम सो हैं जागे सपनों का, ए रात हमें महसूस न कर। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।